अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो, एपिसोड 14। बाहर आकर सलाबो ने कहा, हम और रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ के मामलात बड़े अजीबोगरीब हैं। मैंने तुमसे स्मगलरों का तज़किरा किया था। गुलाब खान बहुत बड़ा स्मगलर है और इन पहाड़ों पर उसने बहुत गहरी निगाह रखी हुई है। मैं इत्तफाक से उसकी एक हरकत देख चुका हूँ। इसके साथ ही मैंने अपने तौर पर एक प्रोग्राम बना लिया है, वरना इन पहाड़ों से निकलने का और कोई बेहतर तरीका नहीं है। क्या प्रोग्राम है? दरअसल मैंने गुलाब खान की कारकर्दगी पर गहरी निगाह रखी है। यहाँ स्मगलिंग के लिए एक खास तरीकाकार है। सरहदों पर रेंजर्स मौजूद हैं, लेकिन शाम के धुंधलकों में मैंने खच्चरों को सरहद पार करते देखा है। उन पर कोई आदमी नहीं था, सिर्फ सब्ज रंग के झंडे लगे हुए थे और खच्चर बाइत्मीनान अपनी मखसूस सीध में चलते रहे। उन्हें किसी ने नहीं रोका। समझ रहे हो मेरा मतलब? वेरी गुड। इसका मकसद है कि एक खास अंदाज में स्मगलिंग का माल इधर से उधर जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उन खच्चरों के साथ कोई आदमी नहीं होता। वो खुद ही तरबियत याफ्ता होते हैं और बासानी सरहद पार कर जाते हैं। तो फिर तुम्हारी मुराद क्या है? कुछ नहीं, बस उन खच्चरों तक पहुंचना होगा और इसके बाद दूसरे मामलात हम वहीं चलकर सोचेंगे। मैं समझा नहीं। यार, अब सब कुछ यहीं समझ लोगे। मुझे इजाजत तो दो कि मैं जोरावर खान के यहाँ जाकर दाऊद खान को तलाश करूं। वो बेवकूफ अगर हमारे साथ ही होता तो कम से कम ये दिक्कत तो पेश ना आती। इसके बाद मसला सिर्फ सालार खान की बीवी का रह जाता। ठीक है, लेकिन तुम मुझे साथ ना ले जाने की जिद क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि अब तुम भी फंस जाओ। मेरे बारे में तो तुम जानते हो कि मैं उनकी निगाहों से पोशीदा रहकर भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम साथ हुए तो फिर दोहरी मुसीबत पेश आएगी। अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम यहीं सालार खान के साथ रहो। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सका अपना ये काम करके वापस आ जाऊंगा। सलाबो ने कहा और मेरी इजाजत पाकर वहां से चल पड़ा। मैं वापस सालार खान के पास आ गया। सालार खान गार की एक दीवार से टेक लगाए खला में घूर रहा था। मुझे देखकर उसने मेरी तरफ निगाहें घुमाई और मुस्कुरा दिया। तुम दोनों की शक्लें एक दूसरे से कितनी मिलती हैं? क्या तुम सगे भाई हो? नहीं, सिर्फ दोस्त। सिर्फ दोस्त? ताज्जुब की बात है। क्या तुम्हारी दोस्ती शक्लें एक दूसरे से मिलने की बुनियाद पर हुई थी? हाँ, यही समझ लो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि दो हमशक्ल इतने गहरे दोस्त बन गए हों। मैं तुम्हारी शक्ल देखकर मुतहय्यर रह गया था। हूँ। सालार खान, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? कौन सी जगह अपने क्याम के लिए मुंतखब करोगे? मैंने तो कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था मेरे दोस्त कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे तो यही महसूस होता था कि मेरी बाकी जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। अगर मेरी प्यारी बीवी की मेहरबानी ना होती मुझ पर, तो अब तक मुझे हलाक भी करा दिया जा चुका होता। सबसे ज्यादा गुलाब खान मेरी मौत का ख्वाहा है। वो ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वरना जोरावर खान थोड़ा सा नरम खु आदमी है, और फिर चूंकि वो अपनी बेटी को बेपनाह चाहता है, इसलिए अगर मेरी बीवी उसके पीछे पड़ जाती तो शायद वो मुझे रिहा भी कर देता। लेकिन जब तक कि गुलाब खान है, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ से निकलने के बाद जोरावर खान भी हमारा दोस्त नहीं रहेगा और ये दोनों बाप बेटे मिलकर हमें तलाश करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ ये लोग हम तक ना पहुँच सकें। कोई ऐसी जगह तुम्हारी नज़र में है? यूं तो खुदा की ज़मीन बहुत वसी है। हम किसी छोटे से इलाके को अपना लेंगे। मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारना है, उसमें कौन सी दुश्वारी पेश आएगी? मैंने बहुत अरसे से अपने बच्चों को नहीं देखा। उनकी कोई खैरियत मुझे नहीं मालूम हुई। अगर जोरावर खान को कोई खतरा ना होता तो वो यकीनन उन बच्चों को भी यहाँ ले आता या कत्ल कर देता। खतरा उसे यह है कि जब वो उन्हें यहाँ लाएगा तो लोग उससे पूछेंगे कि वो किसके बच्चे हैं। शायद कत्ल वो इसलिए नहीं करता कि बहरहाल वो उसका खून है। ठीक है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे चारों बच्चे मैंने देखे हैं। बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तुम्हारी उस बस्ती में रहते हैं। हम उन्हें भी तुम्हारे पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम पहले यहाँ से कामयाबी के साथ निकल जाओ, इसके बाद ये सारी बातें देखी जाएंगी। अगर मैं जोरावर खान के इलाके से निकल जाऊं तो बाकी मामलात मैं खुद ही संभाल सकता हूं। अब हम लोग इतने कच्चे भी नहीं हैं कि अपनी हिफाजत और बका के लिए कुछ भी ना कर सकें। ठीक है, हम वादा करते हैं तुमसे सालार खान कि कम से कम इस हद तक तुम्हें आसानियां जरूर फराम करेंगे। खुदा तुम लोगों को खुश रखे। हमारी वजह से तुम लोगों ने बड़ी मुसीबतें मोल ली हैं, सालार खान ने जवाब दिया। इसके बाद खामोशी छा गई। हम इंतजार करते रहे। रात हो गई थी और फिर ना जाने रात का कौन सा पहर था जब हमने बाहर कदमों की आवाजें सुनी। हमने अपनी राइफलें संभाल ली थी, लेकिन गार के धाने से दाखिल होने वाला सलाबो ही था और उसके पीछे दाऊद खान और सालार खान की बीवी थी। पता नहीं सलाबो ने इन लोगों को क्या बताया। दाऊद खान अंदर दाखिल होकर खड़ा हो गया। सालार खान ने शायद अपने बाप को पहचान लिया, लेकिन वो पत्थर के बुत की तरह साकित तो जामिद खड़ा था। तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं दोस्त, कि तुम ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे मरहूम बेटे की उस निशानी को भी उनके हाथ से निकाल लाए। मैं एतराफ़ करता हूं कि मैं जोरावर खान
और अपने दूसरे दुश्मनों को हलाक करने में नाकाम रहा हूँ। मुझे ये जुमले कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी अपने दिल में अपने माँ बाप के लिए वही दर्द रखती होगी जो मेरा बेटा मेरे लिए रखता था। लेकिन मैं क्या करूँ, अपने सालार खान का तस्वुर करता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। बाबा जान, मेरी बदनसीबी थी कि आप मुझे इन पहाड़ों में दोबारा छोड़ गए। मेरी बदनसीबी थी बाबा जान कि मैं अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ ना रह सकी। लेकिन बाबा जान, खुदा का करना जो कुछ होता है बेहतर होता है। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है, कैसी खुशखबरी? दाऊद खान ने पूछा। बाबा खान, आपका बेटा जिंदा है। हाँ, सालार खान जिंदा है। जिंदा है? दाऊद खान की आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। हाँ बाबा जान, मैंने अपनी जिंदगी की कीमत पर उसे जिंदा रखा है। मैंने अपने जिंदा रहने की कीमत यही बताई थी, और मेरा बाप मुझे जिंदा रखने के लिए मजबूर था। सालार खान को जिंदा रखा गया, और वो लाश किसी और की थी जो आप तक पहुंचाई गई होगी। वो सालार खान की नहीं थी। मुझे सिर्फ यही करार था कि कम अज कम मेरा मालिक जिंदा तो है। वो मुझे मिले या ना मिले, ये बात की बात थी। लेकिन मुझे तकदीर पर भी एतमाद था। मैं जानती थी कि एक न एक दिन वो आएगा जब सालार खान आज़ाद हो जाएगा और मैं उसकी बीवी बनकर अपने बच्चों के साथ रहूंगी। कहाँ है वो, कहाँ है? ये क्या कह दिया तूने? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बच्चा? अब इन लम्हात के बाद तो मेरे लिए एक लम्हे जिंदा रहना मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे बता, मेरा बेटा कहाँ कैद है? मैं उसे हासिल करने के लिए जिंदगी की बाजी लगा दूंगा। दाऊद खान, तुम बड़े खुदगर्ज इंसान हो। हमने भी खुद को तुम्हारा बेटा कहा था, लेकिन तुमने कभी दिल से हमें अपना बेटा नहीं माना, और अब अपने बेटे के बारे में सुना तो किस तरह बेकरार हो गए। सलाबो ने कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम खुद सोचो, काश तुम औलाद वाले होते और दिल पर हाथ रखकर सोच सकते। एक तवील अरसे के बाद मुझे इतला मिली कि मेरा नूरे नजर जिंदा है। मेरे दिल की धड़कनें जिंदा हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बेशक तुमने मेरे लिए औलाद से बढ़कर काम किया, मगर मेरे बच्चों, मुझे इस जज्बाती कैफियत के लिए मुआफ कर दो। मुझे बता लड़की, मेरा बेटा कहाँ है? खान बाबा, दफअतन। सलार खान के हलक से एक दिलदोज चीख निकली, और वो आगे बढ़कर बूढ़े दाऊद खान से लिपट गया। हैं, ये आवाज? दाऊद खान ने सालार को टटोलते हुए कहा, और फिर गार में एक अजीब सी कैफियत हो गई। दाऊद खान धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसने सालार खान को अपने बाजू में जकड़ रखा था। अपना चेहरा वो सालार खान के चेहरे से रगड़ रहा था। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे सालार खान। दूसरी तरफ सालार खान की बीवी भी उन दोनों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरे और सलाबों के होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये मंजर हमारी काविशों का नतीजा था। गम के लम्हात गुजर जाएंगे, जज्बात का भूत उतर जाएगा, और इसके बाद एक पुरसुकून जिंदगी का आगाज होगा। यकीनन पुरसुकून जिंदगी का हमें यकीन था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपटे आंसू बहा रहे थे। हमने उन लोगों को तन्हा छोड़ दिया और बाहर निकल आए। तुमने कमाल कर दिया सलाबो, मैंने कहा। अक्सर करता रहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं, सलाबो अकड़ कर बोला। अब आइंदा का प्रोग्राम और तरतीब दो। ये आखिरी मरहला काफी दुश्वार है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हो जाएगा, परेशान ना हो। खुशफहमी अच्छी चीज नहीं होती, जानता हूँ। और गुलाब खान कमजोर शख्स भी नहीं है, ये भी ठीक है। बकवास किए जा रहे हो, ये नहीं बताते कि अब इरादा क्या है। खच्चर? क्या मतलब? चंद खच्चर हासिल करने होंगे, उसके बाद हम सब उन पर सवारी करेंगे। बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हो, मैंने उसे घूरते हुए कहा, और सलाबो हंसने लगा। फिर बोला, नाराज क्यों हो रहे हो यार? मैंने कहा ना, एक तरकीब मेरे जहन में है, उस पर अमल करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इनके दरमियान से साफ निकाल ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने उचका कर कहा। फिर हम गार में दाखिल हो गए। दाऊद खान सालार खान को हमारी शान नजूल बता रहा था, और सालार खान हमें ताजुब से देख रहा था। अब ये बताओ खान बाबा, क्या आइंदा प्रोग्राम क्या है? मेरा सालार खान मुझे मिल गया, अब मुझे किसी और चीज की फिक्र नहीं है। आपकी अहलिया और सालार खान के बच्चे, हाँ, हम उनके पास जाएंगे। ये बात शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन मुमकिन है सालार खान और उसकी बीवी जानते हो कि गुलाब खान इलाकों में क्या हैसियत रखता है। क्यों, तुम बता सकती हो? हाँ, सालार खान की बीवी ने कहा, वो शैतानी कुव्वतों का मालिक है। उसके पास फिरंगी आती हैं और वो उनसे खरीदो फरोख्त करता है। बहुत बड़ा गिरोह तैयार कर रखा है उसने। स्मगलिंग? दाऊद खान ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, और फिर नफरत से मुंह बनाकर बोला, ओ खुदाया, ये जोरावर खान को क्या हो गया? उसकी गैरत कहाँ मिट गई? क्या अच्छी नस्ल के लोग ये सारी हरकतें करते हैं? वो हर बुराई में मुलविस हो गया है। क्या उसे मालूम नहीं होगा कि उसका बेटा गुलाब खान मुल्क व कौम के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है? छोड़ो खान बाबा, जो कोई जो कुछ कर रहा है वो खुद ही उसका जिम्मेदार होगा। अब तुम सिर्फ ये सोचो कि हमें गुलाब खान की निगाहों से बचकर निकलना है। हम 4 आदमी और एक औरत हैं, और जाहिर हम कभी भी सालार खान की बीवी को इसके लिए मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने आदमियों पर, अपने भाई पर या बाप पर गोली चलाए। इन हालात में जो कुछ करना है हमें ही करना है। क्या सिर्फ 4 आदमी गुलाब खान के पूरे गिरोह से जंग कर सकते हैं? अगर ऐसा मौका आ गया तो करेंगे, खुदा की कसम, हम उनसे हार नहीं मानेंगे। नहीं खान बाबा, जज्बाती बातें मत करो।
बाजी जीतने के बाद हारना चाहते हो? इंसान हो, इंसान ही रहो। जोश जज्बात में तुम ये सब कुछ करने के बारे में सोच तो लोगे, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने कहा। क्यों? आखिर क्यों? दाऊद खान ने कहा। बाबा, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहू है, बरसों के बाद मिलने वाला बेटा है। क्या तुम इन लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा मोल लोगे? मैंने कहा और मेरे इस सवाल पर दाऊद खान सोच में पड़ गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे अच्छा माहौल पैदा करना होगा। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए? खान बाबा, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम हर तरह गुलाब खान की निगाहों से महफूज रहें। हमारे फरार की इतला बहुत जल्द चारों तरफ फैल जाएगी और हमें तलाश करने वाले इन पहाड़ों में निकल पड़ेंगे। हमें बस उनसे बचना होगा, बाकी इंतजामात मैं कर लूँगा और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका कर लूँगा। ठीक है, हम तुम्हारी हदायत पर अमल करेंगे, दाऊद खान ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर मैंने कहा, दाऊद खान, अगर आप लोग इस इलाके से निकलकर अपनी बस्ती पहुंच जाएं तो क्या आप वहां महफूज रह सकेंगे? क्या मतलब? मतलब यह कि गुलाब खान अपनी इस शिकस्त को कभी नहीं भूलेगा। साजिशी आदमी है, चोरी छुपे आपकी बस्ती में दाखिल होकर कहीं वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। बाबा, अब दाऊद खान इतना चूहा भी नहीं है। मैं अब इस बस्ती में नहीं रहूंगा, इन सबको लेकर किसी शहर निकल जाऊंगा और खामोशी से अपनी जिंदगी बसर करूंगा। मैं अब इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, दाऊद खान ने कहा। यही अब तुम्हारे हक में बेहतर होगा और हम यही चाहते हैं, सलाबो बोला। इसके बाद ये बात हमारे दरमियान तय हो गई कि दाऊद खान खामोशी से इन्हीं गारों में काम करेगा और कोई जिद्दोजहद करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक हमारा मशवरा ना लिया जाए। रात को मैं और सलाबो टीले की आड़ में बैठ गए। सलाबो कहने लगा, यार मेरा ख्याल है इस वक्त से पहले जब कोई खास मसला बने हमें अपना काम कर लेना चाहिए। मगर कैसे? वही जो मैंने तुम्हें बताया था, खच्चरों पर स्मगलिंग का माल जाता है। कोई इंसान उन पर नहीं जाता, सिवाय उसके कि एक सब्ज झंडी लगी होती है जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि माल आ रहा है। मैं अच्छी तरह उसका जायजा ले चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि हम बस इसी तरह स्मगल हो जाए। मैं नहीं समझा सलाबो, जरा तफसील से बताओ। यार, हम उस माल की हैसियत से खच्चरों में लद जाएंगे, हमारी दुम में एक झंडा लहरा रहा होगा और इस तरह हम सरहद पार कर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा हमें। और वो लोग जो माल भेजते हैं, क्या वो उन खच्चरों पर निगाह नहीं रखेंगे? मैंने कहा, ना, इतना खतना तो मोल लेना ही पड़ेगा। हमारे पास 4 राइफलें हैं, कारतूसों की पेटियां भी हैं अच्छी खासी। मेरा ख्याल है हमें ये रिस्क ले लेना चाहिए। ठीक है, ये खच्चर कहाँ से फराहम होंगे? वो भी मैं फराहम कर दूंगा। अब तुम यूं करो कि मुझे इजाजत दो, मैं इंतजामात करने जाता हूँ और इसके बाद जैसी भी सूरत हाल बनी तुम तक पहुंचकर तुम्हें इतला दूंगा। ठीक है सलाबो, मैं यहाँ इनकी निगरानी करूंगा, मैंने जवाब दिया। सलाबो थोड़ी देर के बाद चला गया। मैं राइफल लिए टीले की आड़ में बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद सालार खान मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो दूसरे कहाँ गए? उसने सवाल किया और मेरे नजदीक पहुंच गया। यहाँ से निकलने का इंतजाम करने। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को हमारी वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि नेकी करने वाले आप ही जैसे लोग होते हैं। कोई बात नहीं सालार खान, तुम्हें, दाऊद खान को और तुम्हारे बच्चों को जिंदगी मिल जाए तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सालार खान ने कोई जवाब ना दिया। काफी रात गई तक हम लोग बैठे रहे। सलाबों की वापसी के इम्कानात नहीं थे। इसके बाद मैंने सालार खान से कहा कि वह आराम से सो जाए। सालार खान ने मुझे भी इसके लिए मजबूर कर दिया। हम लोग गार में दाखिल हो गए। अब सलाबों की वापसी का कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं था कि मैं सारी रात वहीं बैठा रहता। उस वक्त सुबह के गालिबन 5:30 या 6 बजे होंगे जब सलाबो गार में वापस आ गया। उसने मुझे जगाया, बाकी लोग सो रहे थे। मैं चौंक कर उठ बैठा और सलाबो की शक्ल देखकर उछलकर खड़ा हो गया। अरे अरे, घबराने की बात नहीं, मैंने सोचा कि तुमने नींद पूरी कर ली होगी, अब तुम्हें काम से लगा दिया जाए। ठीक है, तुम कब वापस आए? बस अभी चला रहा हूँ। वो हमारे अजीजों कारिब बाहर खड़े हुए हैं। कौन? मैंने हैरत से पूछा। मेरे जहन में गुमान गुजरा कि कहीं गुलाब खान के आदमी तो नहीं पहुंच गए। सलाबो मेरी शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया। आओ मिल लो उनसे, मैं उन्हें इंतजार करने के लिए कहकर आया हूँ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर गार से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैंने उन अजीजों कारिब को देखा। 10 खच्चर थे जिन पर माल लदा हुआ था। खूब खूब सारे रिश्तेदार आ गए। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस कहने लगे तुमसे मिलना चाहते हैं। इनमें तुम्हारे कौन से हैं? सब तुम्हारे ही हैं, फिक्र मत करो, सलाबो ने हंसते हुए कहा। और हम दोनों हंसते रहे। हमारे हंसने की आवाजें सुनकर अंदर लोग भी जाग गए और फिर वो तीनों भी बाहर निकल आए। खच्चरों को देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या है? दाऊद खान ने पूछा। हमारे लिए शाही सवारी, सलाबो मुस्कुराकर बोला। तुमने वापसी का बंदोबस्त कर लिया है? हाँ खान बाबा, कोशिश तो की है, आगे हमारी तकदीर। लेकिन ये खच्चर, ये तो काफी तादाद में है और ये इन पर सामान कैसा लदा हुआ है? बस खान बाबा, इस सिलसिले में कोई सवाल मत करो। खाने पीने का जो मसला हो हल करो, इसके बाद हम सफर का आगाज कर देंगे। दिन की रोशनी में? मैंने सलाबो से पूछा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक खास सिमत का तयन करना होगा।
मैं सारे इंतजामात करके आया हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होकर चलो, जैसा मैं बताऊं वैसा करते रहो, सलाबो ने जवाब दिया। हमने उस पर भरोसा कर लिया। थोड़ी देर के बाद हम सब तैयार हो गए। सलाबो ने सबसे पहले खच्चर लादने के एक मखसूस किस्म के खोल में सालार खान की बीवी को बैठा दिया। उसने इस तरह का इंतजाम कर दिया कि वो सिर्फ खच्चर पर लदा हुआ सामान महसूस हो। चेहरा वक्ते ज़रूरत खोल भी लिया जाए और ढक भी लिया जाए। उसको पैक करने के बाद उसने खच्चर की पुश्त पर लाद दिया और सालार खान हंसने लगा। फिर दाऊद खान को भी इसी तरह पैक कर दिया गया, अलबत्ता उसे राइफल दे दी गई। इसके बाद सालार खान को भी इसी तरह बिठा दिया गया। फिर मैं और सलाबो भी तैयारियां करने के बाद बैठ गए। बाकी खच्चरों पर सामान लदा हुआ था, जो इसी अंदाज में था जैसे हम लोग खुद खच्चरों पर बैठे हुए थे। तमाम इंतजाम करने के बाद सलाबो ने पहले खच्चर को कमची रसीद की। यह हमारी राहबरी करने वाला था। खच्चर आगे बढ़ा तो सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। बड़े हैरत अंगेज तौर पर सुधाए हुए थे ये खच्चर। वो इत्मीनान से एक मखसूस रास्ते पर सफर करने लगे। ये मखसूस रास्ता एक पतले से दर्रे में जाकर तब्दील हो गया। दर्रा इतना पतला था कि उसमें से सिर्फ एक खच्चर गुजर सकता था। दोनों तरफ पहाड़ों की बुलंद दीवारें थीं। अगर कोई चट्टान गिर पड़े तो नीचे मौजूद आदमियों का निशान भी न मिले। हम इन खौफनाक रास्तों से गुजरते रहे। हमारी निगाहें ऊपर भटक रही थीं। दोनों तरफ तो चट्टानी दीवारें थीं। यह दर्रा खासा तवील था। इससे गुजरने के बाद हम एक चौड़े मैदान में आ गए। अब मैदान के आखिरी सिरे पर दरख्तों के झुंड शुरू हो गए। ये सफर इंतहाई हैरत अंगेज था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह बगैर किसी इंसान की रहनुमाई के ये खच्चर सफर कर सकती हैं। लेकिन ये सुधाए हुए इसीलिए गए थे। वैसे भी अभी तक हमें कोई नहीं मिला था। गालिबन उन लोगों को भी यकीन था कि इस तरफ किसी मदाखलत का इम्कान नहीं है या कोई गलत काम इन इलाकों में नहीं किया जा सकता। खच्चरों के इस तरह आज़ादाना और तन्हा सफर को वो खास अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि इस किस्म का माल सरहद की दूसरी जानिब जाता ही रहता था। अलबत्ता शाम के तकरीबन 6:30 बजे, जबकि हमारे बदन बुरी तरह दुखने लगे थे, कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। हम चौकन्ने हो गए। हमने राइफलें संभाली और इस तरह अपने ऊपर से कपड़े हटा लिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो कपड़ा उठाकर राइफलों से निशाना लगा सकें। हमने सांस रोक लिए। मैंने ही एक दूसरे को इंतबाह किया था और हम आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज़ें गालिबन रेंजर्स की थी जो अतराफ में मौजूद थे। हम लम्हा लम्हा इंतज़ार करते रहे। तकरीबन आधे घंटे तक हमें ये आवाज़ें सुनाई देती रहीं, लेकिन किसी ने मदाखलत करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद जब ये आवाज़ें बंद हो गईं तो हमने सुकून का सांस लिया। सलाबो ने थोड़ी सी गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। काफ़ी फासले पर उसे खैमे नजर आ रहे थे। ये खैमे पीछे रह गए। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उस वक्त शाम के तकरीबन 7:30 बजे होंगे कि हम एक पहाड़ी चट्टान के पास पहुंच गए। खच्चर यहाँ रुक गए। अचानक हमने एक सीटी की सी आवाज़ सुनी। इसके बाद दूसरी सीटियां सुनाई देने लगी और फिर तकरीबन 10-11 आदमी हमारे नज़दीक पहुंच गए। ये गालिबन माल वसूल करने वाले थे और सीटी की आवाज़ें एक दूसरे को होशियार करने के लिए पैदा की गई थीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पहली आवाज़ सुनते ही हमें खच्चर खाली कर देना चाहिए थे, लेकिन हम ये ना कर सके। चुनाचे अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि उनके करीब आने का इंतज़ार करें और फिर राइफलें इस्तेमाल की जाएं। यही हुआ। हम सब ने एक दूसरे को होशियार कर दिया। मैं, सालार खान, दाऊद खान और सलाबो राइफलों के ट्राइगरों पर हाथ रखे हुए तैयार थे। आने वालों की आवाज़ें अब बिल्कुल करीब सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने पूछा, आज प्रोग्राम था? पता नहीं, बस बन गया होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो इन्हें ले चलो, किसी ने कहा और खच्चरों को हाँका जाने लगा। हम कपड़ों में मुंह छुपाए बैठे आने वालों का इंतजार कर रहे थे। खच्चरों को शायद किसी गार में ले जाया जा रहा था। वो बाइत्मीनान गार में दाखिल हो गई। एक लंबी सी सुरंग थी, क्योंकि अब ऊपर मुकम्मल तारीकी थी। पता नहीं हमें लाने वाले कितने अफराद थे। बाहर तौर थोड़ी देर के लिए रोशनी महसूस हुई। एक बहुत बड़ा और कुशादा गार था। उस गार में खच्चरों को रोक दिया गया। हमारे साथ आने वाले 4 आदमी थे जो मुसल्ला थे। बाकी लोग बाहर ही रह गए। मैंने अपने तौर पर एक फैसला किया। पता नहीं सलाबो, दाऊद खान और दूसरे लोगों का क्या इरादा था। मैं अपने तौर पर तैयार हो गया। वो 4 आदमी अपनी अपनी राइफलें ज़मीन पर रखकर हमारे नज़दीक पहुंचे। फिर एक सामान के बोरे को 2 आदमियों ने पकड़कर उठाया और खच्चर को पीछे से लात मार दी। इसके बाद उन्होंने ये बोरा एक जगह रख दिया। उस पर वाकई थोड़ा बहुत सामान लदा हुआ था जो सलाबो अपने साथ लाया था। दूसरा नंबर गालिबन खान बाबा का था। उन्होंने उस बोरे को भी उठाया, लेकिन दूसरे लम्हे उन दोनों की धाड़ें गूंज उठी। दाऊद खान ने राइफल के बट लाठी की तरह उनके सर पर मारे थे। वो दोनों ही दूर जा गिरे और इसके बाद इसका मौका नहीं था कि इंतजार किया जाए। हमने अपने अपने खच्चरों से छलांगे लगा दी। बाकी 2 आदमियों को संभालना भी मुश्किल काम ना हुआ। हमने उनकी गर्दनें भींच ली थी, उनकी आवाज़ें भी नहीं निकलने दी। दूसरी तरफ सालार खान उन दोनों पर जा पड़ा जो जख्मी होकर गिर पड़े थे। उनकी गर्दनें भी दबा दी गईं और वो दोनों भी बेहोश हो चुके थे। फिर हम चारों शिकार को घसीटते हुए
एक गोशे में ले गए जो निस्बतन तारीक था, और फिर हमने उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधकर और उनके हाथ मुंह पर कस के उस सामान के बोरों में ठोंस दिया जो हम लेकर आए थे और जो एक तरफ चुन लिए गए थे। सालार खान की बीवी को भी आज़ाद करा लिया गया और इसके बाद अब इस गार का जायजा लिया जा रहा था। काफ़ी कुशादा गार था। चारों तरफ सामान की पेटियां और बोरियां लदी हुई थी। गालिबन स्मगलिंग के माल का बहुत बड़ा स्टोर था ये। हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ से निकलना ज़रूरी था कि थोड़ी देर के बाद उन चारों गुमशुदगान की तलाश शुरू हो जाएगी और यहाँ सभी हंगामा खेजियाँ शुरू हो जाएंगी। मैं गार का जायजा ले रहा था कि मुझे सामान की पेटियों के पीछे एक दूसरे गार का धाना नजर आया और मैं सलाबो को इशारे से उधर बुलाने लगा। सलाबो मेरे पास पहुंच गया। उधर देखो। ठीक है, देख कर आता हूँ। तुम यहीं रुको, लेकिन होशियार। धाने की तरफ से होशियार रहना, बल्कि बेहतर यह है कि तुम इन पेटियों की आड़ ले लो। मैं जल्द अज जल्द अंदाजा लगा कर आता हूँ कि उस तरफ क्या है। सलाबो चला गया। उसके लिए बड़ी आसानियां थी। वह कहीं भी जा सकता था और कोई उसे देख नहीं सकता था। तकरीबन 10 मिनट तक बाहर से कोई तहरीक ना हुई। फिर सलाबो ही के कदमों की चाप हमें सुनाई दी। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, बड़ा उम्दा चांस है। क्या मतलब? उधर भी एक सुरंग है जिसका दरवाजा दूसरी तरफ जंगलों में खुलता है। मेरा ख्याल है हमें उस तरफ से फरार होने में दिक्कत नहीं होगी। जब तक उन्हें हमारे बारे में इल्म होगा हम दूर निकल चुके होंगे। ओके, मैंने जवाब दिया और हम सब उस सुरंग की जाने पड़ गए। सुरंग तकरीबन 1 फरलांग लंबी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका सिरा नजर आने लगा जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। गोई रोशनी मध्यम सी थी, लेकिन चूंकि शाम हो चुकी थी ये अंदाजा होता था कि वो सुरंग का धाना है। थोड़ी देर के बाद हम सुरंग के उस धाने से बाहर निकल आए। छतरे छतरे दरख्त अतराफ में फैले हुए थे। उनके नीचे घास के पौधे लहलहा रहे थे। बूढ़ा खान इस मंजर को बड़े गौर से देख रहा था। फिर उसने दरख्तों की जाने बढ़ते हुए कहा, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो ये झरियाली का इलाका है। इस जंगल के दूसरी तरफ समुंदर होगा। झरियाली की बंदरगाह के बारे में शायद तुम लोग नहीं जानते। ये एक पहाड़ी बंदरगाह है। इस तरफ तरक्याती काम नहीं हुए। मेरा ख्याल है स्मगलरों के लिए इससे उम्दा जगह और कोई नहीं हो सकती। अक्सर इस इलाके में बहरी पुलिस के छापे पड़ते रहते हैं। यहाँ से तुम्हारे इलाके में निकलने का कोई रास्ता है खान? मैंने सवाल किया। हाँ, हम इन्हीं जंगलों में बाएं सिमत चलते रहेंगे और अपनी बस्ती पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमें लंबा सफर जरूर करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये महफूज तरीन रास्ता है। तो फिर ठीक है खान, तुम उस रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ से हमारा तुम्हारा साथ खत्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे साथ बस्ती चलना होगा। कुछ दिन मेरे मेहमान रहोगे। मुझे भी तो अपना शुक्रिया अदा करने का मौका दो। अब इतना सपास भी नहीं हूं मैं, दाऊद खान ने कहा। नहीं दाऊद खान, जो कुछ हमने कहा है उस पर अमल करो। यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते मुख्तलिफ हो जाएंगे। हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बेटे का इंतकाम लेंगे। तुम इसे इंतकाम समझो या कुछ भी, तुम्हारा बेटा जिंदा है और तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस मिल चुका है। ये एक इंतकाम से जो जोरावर खान और उसके बेटे गुलाब खान को कत्ल करके तुम्हें हासिल हो सकता था, कहीं बेहतर बात है कि तुम अपने बेटे को जिंदा वापस ले जा रही हो। हाँ, मैं तुम्हारी इस एहसान को मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। तो बस मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसी पर अमल करो खान। हमारा अपना भी एक मकसद है। हम अपने मकसद के लिए काम शुरू करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रात के तकरीबन 10 बजे आखिरी खाना एक साथ खाने के बाद हमने खान दाऊद, सालार खान और उसकी बीवी को रुखसत कर दिया। दाऊद खान हमसे लिपट कर रोता रहा। तुम लोगों से भी मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत हो गई है। मैं इस मोहब्बत को सीना खोलकर नहीं दिखा सकता, बस लफ्जों में ही दिखा सकता हूँ। मुझे यकीन है दाऊद खान, जिंदगी में बहुत से साथी मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, क्या कहा जा सकता है। दाऊद खान ने कोई जवाब ना दिया। सालार खान भी मुझसे गले मिला और फिर वो तीनों रुखसत हो गए। हमने एक राइफल खरीदकर उन्हें दे दी ताकि वो किसी मुश्किल का शिकार हों तो उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। हमारे पास अब सिर्फ एक राइफल रह गई थी, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं थी। सलाबो जिंदाबाद। बहुत सारे मसाइल उसके जरिए हल हो सकते थे। हम वहां से आगे बढ़ गए। दरअसल हम उन स्मगलरों को देखना चाहते थे कि गुलाब खान का गिरोह कितना वसी है और वो क्या कुछ कर रहा था। उसके बारे में जायजा लेना हमारी दिलचस्पियों में शामिल था और हम इसी घर से यहाँ रुक गए। चारों तरफ गहरी रात फैल चुकी थी। जंगलों में तरह तरह के जानवरों की आवाजें उभर रही थीं। ये सब रात के शिकारी थे और यकीनन यहाँ दरिंदे भी होंगे। आवाजों से यही अंदाजा होता था। चुनाचे हमें उनकी तरफ से भी मोहतात रहना था, क्योंकि हमारे पास अब एक ही राइफल रह गई थी। हमने रात गुजारने के लिए एक ऊंचे दरख्त का इंतखाब किया। हम उस पर चढ़कर ऊपर पहुंच गए। दरख्त की शाखों पर आराम करने की जगह तलाश की और वहां बैठ गए। दाऊद खान का मसला तो यूं हल हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ कब तक वक्त गुजारोगे? बस से जरा यहाँ की दिलचस्पियां देखेंगे। क्या क्या सूरत हाल है, किस किस तरह ये स्मगलर अपना काम करते हैं। तुमने जागीरदार खान को देखा ही था, अब जरा यहाँ भी देख लो, यहाँ क्या कुछ है।
हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे दाऊद खान के मसले के इस हल पर मैं बहुत मुतमईन हूँ। बड़ा दिलचस्प रहा है। अगर सालार खान जिंदा ना होता तो इस हद तक मज़ा ना आता। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे मुसर्रत है कि हम उस बूढ़े को उसकी ज़िंदगी वापस दिलाने में कामयाब रहे। वैसे अगर ये सब कुछ ना होता सलाबो, तो शायद बूढ़ा इसी गलत फहमी का शिकार रहता कि उसका बेटा मर चुका है। वो अपने दिल में बेटे की आस लिए बिल आखिर इस जहां से रुखसत हो जाता। दूसरी तरफ सालार खान भी कभी रिहा ना होता। इन सब के मिल जाने से मुझे बेइंतहा मुसर्रत हुई है। और मुझे भी, मैंने जवाब दिया। रात को ठीक से सोए नहीं थे क्योंकि जंगली जानवरों की आवाज़ें कुर्बो जवार में ही सुनाई देती रही थी। गालिबन इंसानी बू पाकर कुछ दरिंदे हमारी तरफ पहुंचे थे, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम था। देखा हमने किसी को नहीं, बस कदमों की चाप इधर से उधर सुनते रहे। घास में सरसराहट होती रही। दूसरी सुबह हम उतर आए और एक सिमत चल पड़े। हमने अपनी दानिस्त में समुंदर का रुख इख्तियार किया। जंगलों में हमें तकरीबन 4 मील तक चलना पड़ा। दोपहर हो गई थी जब हमने दूर से पानी की आवाज़ सुनी। यकीनन हम समुंदर के किनारे पहुंच चुके थे और बिलाशुबा इस समुद्री हिस्से को स्मगलरों की जन्नत कहा जा सकता था। तहद्दे निगाह कोई आबादी या कोई ऐसा इंसान नहीं था जो स्मगलरों की राह में रुकावट बन सके। अलबत्ता बहुत दूर समुंदर की आखिरी लकीर के पास एक मोटर बोट नजर आ रही थी। शायद ये गश्ती पुलिस की कोई लॉन्च थी। इससे क्या फर्क पड़ता है, स्मगलर तो अपना काम बआसानी करके जा सकते हैं। वैसे हमने अंदाजा लगाया था कि यहाँ हुकूमत का बाकायदा इंतजाम ना होने की वजह से यही है कि ये इलाका मखदूश है। समुंदर में चट्टानें उभरी हुई थीं और इन चट्टानों के दरमियान कोई बाकायदा बंदोबस्त करना नामुमकिन ही सा था। हमने चट्टानों में कुछ लोगों को देखा और हम एक जगह दुबक गए। चंद अफराद चट्टानी इलाकों से गुजरकर पानी में होते हुए किनारे की तरफ आ रहे थे। सलाबो काम शुरू हो गया। मेरे कान में मेरे हमशक्ल ने सरगोशी की और मैं खामोशी से छुपा उन लोगों को देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता किनारे की जानिब आ रहे थे। किनारे पर पहुंचकर वो एक पहाड़ी कटाव पर मुड़ गए। हमारी निगाहें उनका ताक़ुब करती रहीं। कटाव में दाखिल होकर वो गायब हो गए। गोया यहाँ स्मगलरों ने अच्छे खासे इंतजामात कर रखे थे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। हम अपनी जगह छुपे ये तमाशा देखते रहे। फिर सलाबों ने कहा, क्या ख्याल है, क्या इन चट्टानों की जानिब नहीं चलोगे? चलो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आओ चलते हैं। और इस राइफल का क्या किया जाए, मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है इसे यहीं छुपा दो, वैसे भी पानी में गुजर कर जाना होगा। राइफल तो वैसे भी बेकार हो जाएगी। मैंने गर्दन हिला दी और राइफल और कारतूस की पेटी हमने वहीं छुपा दी। इसके बाद हम उन चट्टानों की जानिब चल पड़े जिधर से हमने उन लोगों को आते हुए देखा था। कमर कमर तक पानी से गुजरते हुए हम चट्टानों के करीब पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर हमारी आंखें हैरत से फैल गईं। दूर से छोटी छोटी नजर आने वाली चट्टानें करीब पहुंचकर काफी गहराई में मालूम होती थी। इन चट्टानों के दरमियान एक खूबसूरत मोटर पानी पर झूल रही थी। उसके बाएं जानिब चट्टान में एक बड़ा गार नजर आ रहा था। मैंने गार की जानिब देखा। सलाबों ने एक आंख दबाकर मुझे इशारा किया और कहने लगा, तुम इस खाली मोटर बोट में छुप जाओ, मैं जरा अंदर देख कर आता हूँ, देखूं तो सही सूरत हाल क्या है। मैं जानता था कि इस सिलसिले में सलाबों को बड़ी आसानियां हासिल हैं। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। छुपने के लिए खाली मोटर बोट से बेहतर और कोई जगह नहीं है। मैं आहिस्ता से उसमें उतर गया। सलाबो उस गार के दाने से अंदर दाखिल हो गया। मैं जानता था कि उसे देखना बहुत मुश्किल है। मैं मोटर बोट में छुपा रहा। अचानक मैंने अपने अतराफ में आहट सुनी और दूसरे लम्हे मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। पानी से 3 आदमी निकले और सीधे मोटर बोट पर चढ़ आए। मोटर बोट इतनी वसी नहीं थी कि मैं उन लोगों की निगाहों से बचकर कहीं भागता और छुप जाता। उन तीनों ने बासानी मुझे देख लिया। एक लम्हे के लिए तो वो हैरतज़दा हुए और फिर तीनों ही ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। अब इसके सिवा और कोई चारा कर नहीं था कि मैं उनसे मुकाबला करूं। छलांग लगाने वाले एक आदमी को मैंने अपने दोनों हाथों पर संभाल लिया और फिर उसे इतनी ही कुव्वत से वापस पानी में उछाल दिया। इत्तफाक से वो चट्टान पर गिरा। उसकी एक खौफनाक धाड़ सुनाई दी। बाकी 2 आदमियों ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया, लेकिन मैंने खुद को नीचे गिरा दिया और वो दोनों मुझे संभालने के लिए जरा से झुके तो मेरे हाथ उन दोनों के मुंह पर पड़े। वो उलट गए, लेकिन दूसरे लम्हे उन्होंने संभल कर मुझ पर हमला कर दिया। शायद वो मार्शल आर्ट्स के माहिर थे। मुझे अपने बदन की हड्डियां कड़कड़ाती हुई मालूम हुई। उनके फौलादी हाथ मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रहे थे। चंद लम्हातों में बौखलाया सा रहा और मार खाता रहा, लेकिन मेरे बदन में चिंगारियां भर गईं। ये 2 आदमी मुझे इस तरह मार रहे थे, ये तो मुनासिब नहीं है। मेरे हाथ, जो घुन चलाने की वजह से फौलाद बन चुके थे, फैले और इस बार जो मेरा खुला हुआ हाथ उनमें से एक के जबड़े पर पड़ा तो उसे तारे ही नजर आ गए। बुरी तरह उछलकर मोटर बोट के किनारे से टकराया। दूसरे आदमी ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद मैंने उसे बगल में दबाया और एक जोरदार घूंसा उसके सर पर रसीद कर दिया। काफी था। मैंने उन दोनों को भी पानी में उछाल दिया, लेकिन शायद दूसरी तरफ से हमें देख लिया गया। बहुत सी आवाजें सुनाई दी। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो 15-20 आदमी मेरी तरफ इशारा कर रहे थे और फिर उन्होंने पानी की तरफ देखना शुरू कर दिया।
अब इसके अलावा चाराकार नहीं था कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता। मैंने मोटर बोट को देखा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद वो स्टार्ट हो गई। वो सब मेरी तरफ आ रहे थे। मोटर बोट स्टार्ट हुई। उन्होंने मोटर बोट पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मैं पूरी तरह तो इस ड्राइविंग से वाकिफ नहीं था, लेकिन चूंकि मोटर बोट चल ही पड़ी थी इसलिए मैंने भी स्टीयरिंग संभाल लिया और इसकी दूसरी चीज़ों का जायजा लेने लगा। ड्राइविंग थोड़ी बहुत आती थी। ये भी जागीरदार खान ही का कारनामा था। चुनाचे मोटर बोट को मैंने समझ लिया और इसके बाद मोटर बोट बर्क रफ्तारी से गहरे पानी की जानिब चल पड़ी। पीछे से मुसलसल गोलियां बरस रही थीं। उनमें बहुत सी गोलियां मोटर बोट की लकड़ी से टकराई भी, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अंधाधुंध बोट दौड़ा रहा था। उस वक्त जहन में कोई ख्याल ही नहीं था। यह भी याद नहीं रहा था कि सलाबो इसी गार से अंदर दाखिल हो चुका है। मोटर बोट दौड़ती रही और थोड़ी ही देर बाद उन चट्टानों से दूर निकल आई। मैं खुले समुद्र में था, लेकिन यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। जाहिर है किसी भी साहिल पर जाता मौत मेरा इस्तकबाल करती। इनकी तादाद यहाँ काफ़ी थी, इसलिए बेहतर यह था कि खुले समुद्र में रहूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने एक दूसरी मुसीबत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। ये वो बड़ी लॉन्च थी जिसे हमने समुद्र के आखिरी किनारे की लकीर के पास देखा और समझा था कि यह बहरी पुलिस की लॉन्च होगी। लेकिन यह बहरी पुलिस की लॉन्च नहीं, बल्कि शायद स्मगलरों का कोई बड़ा स्टीमर था। वो मेरी बोट की जानिब बढ़ रहा था। यकीनन उसे वायरलेस वगैरह पर इस सिलसिले में हदायत दे दी गई थी। अब तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। मैंने उसकी सिमत का अंदाज़ा किया और मोटर बोट का रुख बदल दिया। अब मैं बेतहाशा उसके आगे आगे दौड़ता चला जा रहा था। मोटर बोट की रफ्तार इंतहाई हद तक पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वो स्टीमर लॉन्च बहुत पीछे रह गई। अब मैं समुद्र में इतनी दूर निकल आया था कि वापसी का तस्वुर भी बेमकसद होकर रह गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। वक्त गुजरता रहा और फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा। तारीकी फिजा में इस तरह मुसल्लत हुई जैसे तूफान आता है। हर तरफ गहरी तारीकी मुसल्लत हो चुकी थी और वाकई समुद्र में हवाएं तेज चल रही थीं। गालिबन तूफान की आमद थी। आसमान पर बादल भी जोर जोर से गरज रहे थे और जब बिजली कौंधती तो समुद्र की लहरें मुहीब अजदों की मानिंद मेरी इस छोटी सी मोटर बोट की जानिब बढ़ती हुई दिखाई देती। यही शुक्र था कि बारिश न हुई थी, अलबत्ता तेज हवाएं मुसलसल चल रही थीं और मेरा जहन उनकी सनसनाहटों से बेहद मुतासिर था। सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिल सका। फिर इसके बाद जिस चीज़ से बचत थी वो भी शुरू हो गई, यानी बारिश। बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन खुले समुद्र में उसकी रफ्तार हवाओं के झक्कड़ों के साथ बहुत बढ़ गई। सारी रात तूफानी बादो बारा अपनी हशर सामानी के साथ जारी रहा। तूफानी लहरों ने मेरी कश्ती को ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कई मरतबा तो मैं गर्क होते होते बचा। मैंने अपने आप को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया। सुबह के धुंधलके जब सुबह सादिक में बदल रहे थे तो तूफान के जोशो खरोश में कुछ कमी वाक़ई हुई और मैंने होश में आकर इधर उधर देखा। मेरी कश्ती एक वीरान जजीरे के करीब से गुजर रही थी, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें सर उठाई खड़ी थीं। अचानक उन चट्टानों से तेज सफ़ेद रोशनी का एक सैलाब फूट निकला और उसने मीलों तक समुद्र को रोशन कर दिया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चुंधियाने लगी। मैं निहायत ताकतवर सर्च लाइट की जद में आ चुका था। इसके चंद ही लम्हों के बाद बारिश की तरह गोलियां मेरी कश्ती के ऊपर से गुजरने लगी। मैं दम सादे मोटर बोट में लेट गया। फौरन ही मैंने अपने अतराफ में मोटर बोट के इंजनों की आवाज़ें सुनी। कई मोटर बोट स्टार्ट होकर मेरी जानिब बढ़ रही थी। सुबह की खामोश और पुरसुकून आवाज़ें एक बेहंगम हैबतनाक घन गरज पैदा कर रही थी। जब मोटर बोट्स मेरे करीब आ गईं तो मैंने गर्दन को जुम्बिश देकर देखा। 3 मोटर बोट्स थीं और उन पर कई कई अफराद हाथों में राइफलें थामे खड़े थे। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने दोनों हाथों पर उठा लिए। अब किसी किस्म की मुदाफ़ियत हमाकत थी। वैसे भी मेरे पास हथियार वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी इस हरकत के फौरन ही बाद एक मोटर बोट से मेरी जानिब एक रस्सी फेंकी गई, जिसका सिरा मैंने अपनी कश्ती के अगले हिस्से से बांध दिया। फिर उन्होंने मुझे कश्ती समेत ही मोटर बोट पर घसीट लिया। कश्ती मोटर बोट से बांधकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और राइफलों की जद पर धक्के देकर मुझे अपनी बड़ी मोटर बोट के कैबिन की तरफ ले चले। कैबिन के अंदर एक तवीलुल कामत नौजवान एक मेज के गिर्द बैठा कुछ लिख रहा था। उसने घूरकर मेरी जानिब देखा और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। शक्लो सूरत से मुकामी नहीं मालूम होता था, लेकिन यूरोपी भी नहीं लगता था। मुमकिन है स्पेन वगैरह का बाशिंदा हो। उसके चेहरे पर तांबे किसी चमक थी और यही चीज़ मुझे इसका एहसास दिला रही थी कि वह मुकामी नहीं है। लेकिन उसने निहायत शस्ता अंग्रेजी में मुझसे सवाल किया, कौन हो तुम और इस तरह समुद्र में क्यों घूम रहे थे? क्या तुम मेरी कहानी पर यकीन करोगे? मैंने कहा, अगर तुमने सच बोला तो यकीन करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे उसमें झूठ का शायबा महसूस हुआ तो जाहिर है तुम्हें कत्ल करके समुद्र में फेंकने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं जानता हूँ। तो सुनो, मैं एक कबायली इलाके में घिर गया था। वहाँ कुछ लोग मेरी तरफ से गलत फहमी का शिकार हो गए और मुझे हलाक करने की कोशिशें की जाने लगी। मैं वहाँ से फरार हुआ तो समुद्र के किनारे पहुँच गया।
समुद्र के किनारे भी मैंने कुछ अफराद को देखा जो पता नहीं किस काम में मसरूफ थे। उनसे बचने के लिए मैं मोटर बोट में छुप गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मैं मजबूरन मोटर बोट को स्टार्ट करके समुद्र में ले आया। इसके बाद मुसलसल हालात का शिकार रहा हूं। रात को मेरी छोटी सी मोटर बोट तूफान बादोबारा में घिर गई। उसके बाद ये मुझे इस तरफ ले आई। मैं बिल्कुल मजबूरी में यहां तक पहुंचा हूं। बेवकूफ बना रही हो, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम हमें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो सकते हो। उसका चेहरा नफरत और हकारत के जज्बात से सुर्ख हो गया और वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसकी आंखों से खून झलक रहा था। ये रंग देखकर मेरा लहू खुश्क हो गया। मैंने निहायत आजिज़ी और खुशामद से कहना शुरू कर दिया, जनाब आली, आप यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई करने से पहले आप मेरे बारे में मालूमात हासिल कीजिए। अगर मैं गलत साबित हूं तो आप मेरे साथ जो दिल चाहे सलूक कीजिएगा, वरना मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। मेरे इन अल्फाज ने उस पर कुछ असर किया। उसने अपने आदमियों की तरफ रुख करके कहा, इसे कैंप नंबर 27 में पहुंचा दो। ओके सर, सामने खड़े हुए लोगों ने कहा और फिर मुझे कैबिन से निकाल दिया गया। लेकिन ये कश्ती यहीं रही। मुझे दूसरी मोटर बोट पर पहुंचा दिया और मोटर बोट पर मौजूद आदमियों को मेरे बारे में हदायत कर दी गई। चुनाचे चंद लम्हों के बाद मोटर बोट उस वीरान जजीरे की जानिब चल पड़ी जो दूर से नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम उस जजीरे पर उतर गए। यहाँ इमारतें बनी हुई थीं, बेढंगी और भद्दी तर्ज की इमारतें। ऐसा मालूम होता था कि इनको तामीर करते वक्त किसी मियार या किसी तरतीब का ख्याल नहीं रखा गया। पूरी बंदरगाह में सिर्फ एक इमारत ढंग की दिखाई दी जो उस वक्त जेरे तामीर थी। मैं इधर उधर देखता भालता चला जा रहा था कि मेरी गर्दन पर एक जोरदार घूंसा पड़ा और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने घूंसा मारने वाले को देखा तो वो करख्त निगाहों से मुझे घूरता हुआ बोला, इधर उधर देखते हुए मत चलो, गर्दन झुका कर चलो। तुम्हें इस इलाके पर निगाह रखने की इजाजत नहीं, ठीक है? मैंने जवाब दिया और इसके बाद मुझे गर्दन झुकाकर ही चलना पड़ा। वो मनाजिर अब मेरी निगाहों से ओझल हो गए। चलते चलते आखिरकार हम एक खंडर नुमा इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए। फिर उससे अंदर दाखिल हो गए। ये इमारत क्या थी? कबाड़ खाना मालूम होती थी। इसके अंदर ना जाने क्या क्या सामान भरा हुआ था। कश्तियों के कार्टून, गाड़ियों के पुर्जे, वायरलेस के पुर्जे, टेलीफोन और टाइपराइटर के पुर्जे और ऐसी ही दूसरी चीजें अच्छी और बुरी हालत में पड़ी थी। एक मुख्तसर से कमरे में ले जाते हुए वो मेरे ऊपर पल पड़े और मेरे बदन का एक एक कपड़ा उतार लिया गया। फिर उन कपड़ों की अच्छी तरह तलाशी ली गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। खूब देखभाल के बाद उन्होंने मुझे दोबारा कपड़े पहनने की इजाजत दे दी और फिर कमरे से बाहर निकल गए। कमरा बाहर से बंद कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा। उनके दफान होते ही मैं एक गोशे में जाकर बैठ गया। कमबख्तों ने खाने पीने की कोई चीज भी नहीं दी। भूख और प्यास से मेरी जान लबों पर आई थी। खाने पीने की कोई शय पाने के लिए मैंने कमरे की तलाशी ली तो एक अलमारी में बिस्किटों का डब्बा और शहद से भरी हुई एक बोतल दिखाई दी। सूखे धानों में जैसे पानी पड़ गया। नदीदों की तरह बिस्कुट पर शहद लगा लगा कर जल्द ही पेट भर लिया। थोड़े से बिस्किट जेबों में भर लिए। इसके बाद देर तक मैं अपने इस मनहूस सफर पर गौर करता रहा। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। सलाबों को मेरे बारे में अब तफसील नहीं मालूम हो सकती थी। आखिर वो भी इंसान था। ना जाने कब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। आंख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। मुझे वक्त का भी तो अंदाजा नहीं था। उठकर दरवाजे से जोर आजमाई करने की सोच ही रहा था कि राहदारी में भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से एक गोशे में लेट गया और आंखें बंद कर ली। चंद सानी के बाद दरवाजा खुला। मैंने नीमबाज आंखों से देखा। टॉर्च की रोशनी कमरे से होती हुई आई और मुझ पर रुक गई। जो आदमी दरवाजे पर खड़े थे उनके पास राइफलें नहीं थी। मुझे सोया हुआ पाकर वो लोग आगे बढ़ आए। उनमें से एक ने मेरे पेट में ठोकर मारने के लिए पैर उठाया ही था कि मैंने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली और इस तरह से झटका दिया कि वो मुंह के बल मेरी तरफ गिरा। मैंने 2-3 ही घूंसों में उनकी तबीयत साफ कर दी। अपने साथी को पिटते देखकर टॉर्च वाला भी मुझ पर हमलावर हो गया, लेकिन मेरी लात की एक ही जरब में वो लुढ़खनिया खाता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से चीख निकली और टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। मैंने फौरन टॉर्च पर कब्जा कर लिया और उसे बंद कर दिया। दोनों आदमी बेहोश हो गए। चंद लम्हों के अंदर अंदर मैंने हवास दुरुस्त किए, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और टॉर्च रोशन करके उन दोनों का जायजा लेने लगा। एक का सर फट गया था और दूसरे की नाक और मुंह से खून बह रहा था। टॉर्च बुझाकर मैंने दरवाजा खोला और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी तारीको सुनसान पड़ी थी। मैं एक गोशे में खड़ा होकर सोचने लगा कि किधर जाऊं। फरार होना चाहता था लेकिन कोई मंसूबा मेरे ज़हन में नहीं था। पता नहीं ये वीरान बंदरगाह कोई बाकायदा बंदरगाह थी या सिर्फ स्मगलरों की ही जन्नत थी। अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो क्या ज्यादा अरसे तक उनकी निगाहों से महफूज रह सकता हूं? उन्हें यकीनन मेरे फरार का इल्म हो जाएगा और फिर वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद तो मेरी जिंदगी बचने का ही सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने उनके 2 आदमियों को जख्मी कर दिया था। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि मैंने उन दोनों को जख्मी करके कितनी बड़ी गलती की है। अभी मैं इस हमाकत की तलाफी की तदबीर सोच रहा था कि सामने से 3-4 आदमी आते नजर आए।
मैंने मौका गनीमत समझा और टॉर्च एक तरफ फेंक कर वहीं लेट गया और यूं कराहने लगा जैसे दम लबों पर है। मेरी आवाज़ सुनकर वो दौड़ते हुए आए और मेरे गिर्द खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ने अपनी टॉर्च रोशन करके मेरा चेहरा झुक कर देखा और अपने साथियों से कुछ कहने लगा। अल्फाज मेरी समझ नहीं आए। फिर उन्होंने मेरे हाथ पांव पकड़े और 3-4 राहदारियां दूर करते हुए एक वसीरीज कमरे में दाखिल हो गई। यहाँ 2 और अफराद बैठे हुए थे। मुझे फर्श पर फेंक कर उन्होंने अपने अफसरान से कुछ कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं बदस्तूर बेहोशी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने महसूस किया कि उनमें से एक शख्स मेरे करीब आकर मुझे देख रहा है। फिर उसने अपने आदमी की तरफ देखकर एक जोरदार कहका लगाया और चंद मिनट बाद एक ठंडे पानी से भरा हुआ जग मेरे सर पर उंडेल दिया गया। इंतहाई ठंडा पानी था। मैंने आंखें खोली और उठने की कोशिश की, मगर मुझे लाने वाले गहरी निगाहों से मेरा जायजा ले रहे थे। शक्लो सूरत से कमबख्त मौत के फरिश्ते मालूम होते थे। जिस जुबान में वो बात कर रहे थे वो अजनबी थी, लेकिन वो आसान अंग्रेजी भी बोल लेते जो मेरी समझ में बखूबी आ जाती। वो मुझे खामोशी से घूरते रहे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे उठाया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। अब मैं अच्छी तरह होश में आ गया था। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं इसमें भी नाकाम रहा। कमरे में सिर्फ 2 मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी कामती हुई जर्द रोशनी में उन लोगों का जायजा लिया। उनमें से एक दुबला पतला और तवीलुल कामत शख्स था, जिसकी आंखें छोटी और होंठ भिंचे हुए थे। उसके चेहरे से साफ अंदाजा होता था कि वह दर्जा सफ़ाक और जालिम शख्स है। दूसरा उससे जरा मुख्तलिफ था। यह पस्ता कामत था, फूले हुए पेट और चौड़े चकले चेहरे वाला, बड़ी बड़ी और बाहर को निकली हुई सुर्ख आंखें, ठोड़ी के नीचे ढलका हुआ गोश्त और छोटे छोटे बाजू। वो उस वक्त नशे में मालूम होता था। वो दोनों मेरा जायजा लेते रहे। मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठाने वाले खामोशी से खड़े हो गए। फिर उनमें से दराज कामत ने उनसे पूछा, क्या बात है, क्यों लाए हो इसे यहाँ? बाहर पड़ा हुआ था, अपने कैद खाने में नहीं था। उनमें से एक ने जवाब दिया, हैं? बाहर कैसे निकल आया ये? और इसके बदन पर जख्मों के निशानात कैसे हैं? उसने सवाल किया। जनाब, हमें नहीं मालूम। तो फिर यहाँ क्यों मरे हो आकर? जाओ मालूम करके आओ। दराज कामत ने दांत पीसते हुए कहा और वो दोनों तेजी से बाहर निकल गए। तब दराज कामत मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम अपने बारे में बता क्यों नहीं देते? कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? समुद्र में क्यों घूम रहे थे? इस अतराफ क्यों निकल आए? जनाब, मैं तफसील से उन लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात तस्लीम नहीं करते। हमें भी बताओ, मुमकिन है हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लें। मैं एक आवारागर्द हूँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, एक तन्हा आदमी हूँ। बस बुरे कामों में पड़ गया, जुआ वगैरह खेलता रहता हूँ। एक लंबी रकम जुए में हार गया। मैंने जवारियों से वो रकम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी दुश्मनी पर आमादा हो गए और उन्होंने मुझे मार पीट कर जंगली इलाके में फेंक दिया। ये कबायली इलाका था। कबायली मुझे गलत समझे और उन्होंने भी मुझे हलाक करने की कोशिश की। तो मैं समुद्र के किनारे एक जगह आ छुपा। यहाँ भी मेरी तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया और कुछ लोग मेरी जान के दर पे हो गए। तब मैं मुश्किल तमाम एक मोटर बोट लेकर समुद्र में आ निकला। मोटर बोट मुख्तलिफ हादसात से निकलकर यहाँ तक पहुँच गई। यह है मेरी मुफस्सल कहानी। क्या नाम है तुम्हारा? उनमें से एक ने सवाल किया। सलाबो। सलाबो, कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हो? उसने सवाल किया और मैंने अपने वतन का नाम बता दिया। पस्ता कामत और फूले हुए पेट वाले ने इस बात पर गर्दन हिलाई। कम अज कम इसने अपने वतन का नाम सही बताया है। यह शक्लो सूरत से उसी मुल्क का लगता है, इसकी तस्दीक भी हो जाएगी, उसने कहा। लेकिन उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट से मालूम होता था वो इन तफसीलात से मुतमईन नहीं। चंद मिनट के बाद वो मुझसे कहने लगा, सुनो, मुझे यकीन है कि तुम जासूसी के इरादे से समुद्र में गश्त कर रहे थे। इस बात के इम्कानात भी हैं कि तुम्हारा ताल्लुक मुमकिन है अपने ही मुल्क के महकमा आबकारी या फिर इंटरनेशनल पुलिस से हो। अगर हकीकत हाल बता दो तो तुम्हारे साथ बेहतर सलूक किया जा सकता है, और अगर झूठ बोलते रहे तो हम लोग किसी झूठ बोलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। जनाब, आप जिस तरह चाहें मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं। मैंने आपसे गलत नहीं कहा, मैंने जवाब दिया और पस्ता कामत उस तवीलुल कामत शख्स की तरफ देखने लगा। यूं लगता है जैसे ये सही जवाब नहीं देगा। हाँ, ये बकवास कर रहा है। ये चक्कर किसी और को देना बरखुरदार। सच सच बताओ, तुम किस इरादे से इस तरफ आए थे? लेकिन ठहरो, मेरा ख्याल है हम इससे अपनी जुबान में गुफ्तगू करें। मैं अभी कुछ सोचने समझने भी ना पाया था कि वो दोनों किसी भूखे दरिंदे की मानद मुझ पर पल पड़े और इस बुरी तरह मेरी पिटाई की कि मैं मुदाफियत ना कर सका। मैं जानता था कि इन लोगों से जंग करना मजीद हमाकत होगी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करें। मुमकिन है फौरन ही कत्ल कर डालें, क्योंकि मैं उनके लिए कोई अहम आदमी नहीं था। अंदाजा मैंने भी लगा लिया था कि ये स्मगलर किस्म के लोग थे, इंतहाई सफाक, जालिम और दरिंदे। यहाँ इस वीरान जजीरे में मुमकिन है स्मगलरों का कोई बहुत बड़ा अड्डा हो। उन लोगों की कार्रवाइयां मैं किसी हद तक समझ चुका था, चूंकि जागीरदार खान जैसे आदमी के साथ रह चुका था। मैं जानता था कि समुद्र के वीरान जजीरों में इन लोगों ने अपने मस्कन बनाए हुए हैं और यहाँ से वो सारी दुनिया में स्मगलिंग करते हैं। यकीनन ये लोग भी उन्हीं में से मालूम होते हैं। उन्होंने मुझे अधमरा करके फेंक दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों आदमी भी वापस आ गए जो मेरे अपने कैद खाने से फरार हासिल करने के बारे में मालूमात हासिल करने गए थे,
और उन्होंने वही कहानी सुनाई जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। लेकिन मुझे मारने वाले तो अपना काम पहले ही अंजाम दे चुके थे, इसलिए मजीद गुंजाइश नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया और चारों के चारों कमरे से निकल गई। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मैं अपनी इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर गौर करने लगा। पता नहीं तकदीर ने यह कौन सा नया खेल मेरे साथ शुरू कर दिया था। सलाबों का भी कोई पता नहीं था, उसके साथ ना जाने क्या बीती। गार में यकीनन खतरनाक लोग होंगे। मैं जानता था कि उसके पास वो कुव्वतें मौजूद हैं जो मेरे पास नहीं। वो इन लोगों की निगाहों से रूपोश होकर भी वहां से निकल सकता है और उन्हें चक्कर दे सकता है। लेकिन मैं बुरी तरह फंस गया। इतना मुझे मालूम था कि वो भी इंसान है। ये जरूरी नहीं कि वो समुंदर में इतनी दूर निकल आए और मुझे तलाश कर ले। चुनाचे उसकी तरफ से किसी इमदाद की तवक्को करना फजूल ही था। जो कुछ भी करना है मुझे अपने तौर पर ही करना है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ना जाने कितना वक्त यही सोचते सोचते गुजर गया। बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में टीसें उठ रही थी। उन कमबख्तों ने इस तरह मारा था कि पसलियों में दर्द हो रहा था। लेकिन इस तकलीफ के बावजूद आंख झपक गई और होश उस वक्त आया जब मैंने दो नए आदमियों को अपने करीब खड़े हुए पाया। उनमें से एक ने अपने बूट की नोक मेरी पसलियों में चबोते हुए कहा, उठो, बहुत ऐश कर चुके हो, अब जरा कुछ काम वाम भी करके दिखाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों को देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे मौत के फरिश्ते मेरी रूह कब्ज करने आए हैं। मेरे बदन में इतनी जान नहीं थी कि मैं कोई काम कर सकता। मौत कुछ करीब ही महसूस हो रही थी। ये कमबख्त मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बेबसी की निगाहों से उनकी तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। आओ, उनमें से एक ने कहा और मैं उनके साथ चल पड़ा। बाहर एक जीप खड़ी हुई थी। मुझे उसमें बिठाकर पता नहीं कहाँ ले जाया जाने लगा। नाहमवार पगडंडियों पर जीप उछलती कूदती चल रही थी। बेआबोगया जजीरा था। चट्टानें मुंह खोले खड़ी थीं। उन पर सब्जे का नामो निशान नहीं था। खासा तवील सफर करने के बाद एक ऐसी इमारत के सामने जीप रुक गई जिसके अतराफ पहाड़ी पत्थर चुनकर दीवारें बनाई गई थीं। पता नहीं ये कौन सी जगह थी। अंदर दाखिल होने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अहाता नजर आया। अहाते के चारों तरफ कोठरियां बनी हुई थी। उन कोठरियों में जेल खानों की तरह जंगले लगे हुए थे और उन जंगलों में बहुत से अफराद नजर आ रहे थे। मुझे एक अलहदा कोठरी में बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ इस कोठरी में मैं उन मजलूम चीखने चिल्लाने वालों की आवाज़ें बखूबी सुन सकता था जिन्हें दिन रात अजियतें दी जाती थीं। ना जाने कौन लोग थे वो। उनकी हौलनाक आवाज़ें मेरे होश हवास छीन रही थीं। लेकिन खुद को संभालना था। मैं किसी बहुत ही खौफनाक चक्कर में फंस गया था। मैंने इस बात का अंदाजा बखूबी कर लिया। 2 रोज तक मुझे इस कोठरी में भूखा प्यासा बंद रखा गया। तीसरे रोज जबकि जिंदगी मुझ पर बवाल हो गई और मैं मौत की घड़ियां गिनते गिनते आजिज आ गया। दरवाजा खुला और एक मुसल्ला आदमी ने बाहर निकलने का इशारा किया। वह मुझे लेकर एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गया। यहाँ वही दोनों अफराद टहल रहे थे, यानी एक पस्ता कामत और दूसरा तवीलुल कामत। मैं इन लोगों को पहले भी देख चुका था। वह मुझे साथ लेकर अंदर आ गए और उन्होंने मुझसे फिर मेरे बारे में सवाल किया। मेरा ख्याल है जो कुछ तुम पर बीत चुकी है उसके बाद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ जब तक तुम झूठ बोलते रहोगे अजियतों का शिकार रहोगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि जब सही बता दो तो फिर तुम्हारे साथ कोई मुनासिब सलूक किया जा सकता है। अगर तुम जासूस भी हो तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। हमारा गिरोह इतना कमजोर नहीं है कि हम तुम जैसे अहमक जासूसों से खौफ खाएं। हम तुम्हें जिंदा रहने के मौके फराहम कर सकती हैं। मैं तुम लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि मैं जासूस नहीं हूं। जो कुछ मैंने तुम्हें बयान किया है उसका हरफ हरफ सच है। लेकिन अगर तुम मुझसे कोई और बयान चाहती हो तो मुझे बताओ। मैं वो सब कुछ कहने को तैयार हूं जो तुम्हारी पसंद के ऐन मुताबिक हो, मैंने जवाब दिया। और हकीकत बयान नहीं करोगे? मैंने कहा ना, यही हकीकत है जो मैंने कही। मेरे मुंह से ये जुमला निकला ही था कि तवीलुल कामत ने बढ़कर एक जोरदार घूंसा मेरे मुंह पर रसीद किया और मैं फर्श पर गिर गया। दूसरे आदमी ने झुककर मेरे पेट पर एक लात मारी और रही सही कसर पूरी कर दी। मैं बिल्कुल ही बेजान हो गया। मेरे कानों में सनसनाहट हो रही थी। भूखा प्यासा था, इसलिए बदन में इतनी सख्त नहीं थी कि उठकर उनकी इस ज्यादती का जवाब दे सकूं। वैसे सब कुछ था, लेकिन अक्ल ने अभी साथ नहीं छोड़ा था। मैं जानता था कि अगर मैं बहादुरी दिखाने की कोशिश करूंगा तो मौत का मुझसे फासला और कम हो जाएगा। इन दरिंदों के बारे में तो पूरी तरह जान भी नहीं सका था कि ये थे कौन और मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे थे। कम अज कम इनकी सही शख्सियत का अंदाजा हो जाता तो मैं कोई फैसला कर सकता था। अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हें सही जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। हमारे काम कैसे नहीं होते? तवीलुल कामत ने कहा। अगर तुम 1,00,000 बार भी मुझसे पूछोगे तो जो कुछ मैं बता चुका हूं उससे मुख्तलिफ अल्फाज नहीं कहूंगा, समझे? तुम क्या समझते हो? ज्यादा से ज्यादा यही कि तुम मुझे जान से मार दोगे? तो मौत तो यूं भी आनी ही है। अगर तुम्हारे हाथों लिखी है तो ठीक है। मेरी इस बात को सुनकर वो दोनों हंस पड़े। उनमें से पस्ता कामत ने कहा, खूब बोलता है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कुछ ये कह रहा है सच कह रहा है? मर जाएगा कमबख्त हमारे हाथों, और हम ऐसे लोगों को ज़ाया नहीं कर सकते। हालांकि इसने अभी हमारे अजियत खाने नहीं देखे। अगर ये सिर्फ एक निगाह उन पर डाले तो फिर सब कुछ सच सच बोल देगा।
देखो, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है उसमें कोई लफ्ज़ गलत नहीं है। कितनी बार तुमसे कहूँ। ठीक है, तुम्हारे बारे में कोई फैसला करना पड़ेगा। चलो इसको बंद कर दो। तवीलुल कामत ने कहा और पस्ता कामत ने किसी को आवाज़ दी। 2 आदमी अंदर आए और मुझे फिर मेरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। पता नहीं कब तक ये लोग मेरे साथ यह सलूक करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछगिछ तर्क कर दी। कोठरी में मुझे खाने पीने की चीज़ें भी दी गईं। ये चीज़ें बेहतर थीं। इसके बाद एक दिन फिर जीप मुझे लेकर चल पड़ी और जजीरे ही के मशरकी हिस्से में पहुंचा दिया गया। यहाँ 10-12 आदमी काम करते हुए नजर आए थे। सामने ही समुंदर का किनारा था। दूर दूर तक ऐसा कोई जरिया नहीं था जहां से निकल भागने का मौका मिल जाए। यहाँ वैसे ही छोटे छोटे पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जैसे मैंने उस इमारत की दीवार में देखे थे जहां मुझे बंद किया गया था। ये ढेर काफी तादाद में थे। बाद में मुझे पता चला कि पहाड़ियां तोड़कर ये पत्थर हासिल किए जाते हैं और यहाँ इनसे छोटी छोटी इमारतें बनाई जा रही थीं। मुझे 15-20 आदमियों के साथ इमारत बनाने के काम में लगा दिया गया और मैं छोटे छोटे पत्थरों को चुनकर उन्हें सीमेंट से जोड़ने लगा। शदीद मुशक्कत ली जाती थी, उसी तरह जैसे जेल के कैदियों से ली जाती है। मेरे साथ काम करने वाले नीम मुर्दा अफराद थे जो सिर्फ जिंदगी के बोझ को घसीट रहे थे। मेरी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि किसी से उनके बारे में मालूम करूं। पता नहीं ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। वैसे इनमें मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदे नजर आते थे। हमारे लिए एक साइबान बना दिया गया जिसके ऊपर घास फूस से पड़ा हुआ था। नीचे खुली जगह थी। यही खुली जगह हमारी रात की आरामगाह के लिए थी। दिन भर बदन चटका देने वाली धूप में काम करना पड़ता और रात को हम थक हार कर उस साइबान के नीचे आ जाते। यहाँ आराम व आसाइश का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। दिन की कड़ी धूप और रात को समुद्र की तरफ से चलने वाली नम हवाएं हमारे बदन को चिटका देती थी। सर्दी लगती, लेकिन हमारे पास ओढ़ने के लिए किसी चीज का बंदोबस्त नहीं था। चुनाचे सारी रात घुटनों में सर्दियां गुजरती। हमें सख्ती से हदायत थी कि दिन और रात के किसी हिस्से में एक दूसरे से गुफ्तगू ना करें। इस हदायत की तामील कराने के लिए हम पर निगरान मुकर्रर थे और वो हर वक्त हमारी कड़ी निगरानी करते। यहाँ तक कि रात को भी चंद मुहाफिज हमारे नजदीक उस साइबान के नीचे बैठे रहा करते। इब्तदा में तो इन लोगों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछना छोड़ दिया। एक शाम फिर मुझे चंद गाड़ियां नजर आईं जो दूर से रिहाइशगाह से आ रही थीं। गाड़ियां उसी अहाते में रुक गईं जहां हमारी रिहाइशगाह थी। सलाखोंदार जंगलों से हम बाहर के मनाजिर देख सकते थे। गाड़ियों से उतरने वाले एक जगह जमा होकर आपस में बातें करने लगे और फिर वो उन कोठरियों की जानिब चल पड़े जिनमें कैदी भरे हुए थे। वो हर कोठरी के सामने झुक झुक कर लोगों की शक्लें देख रहे थे और फिर उंगली से इशारा करते। चुनाचे एक कोठरी से 2 आदमी निकाले गए, दूसरी कोठरी से भी 2 आदमी निकाले गए। मेरी कोठरी में 4 आदमी मेरे साथ थे। ये चारों इंतहाई बोर किस्म के आदमी थे, कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस कोठरी से सिर्फ मुझे निकाला गया और कितार में खड़ा कर दिया गया। यहाँ दूसरे लोग खड़े हो रहे थे। फिर तकरीबन 20 आदमी यहाँ से लिए गए और फिर वो एक एक से सवालात करने लगे। क्या पढ़ लिख लेते हो? जी हाँ जनाब। किस हद तक? बस काम चलाने की हद तक। मजबूत आदमी मालूम होते हो? तुम्हें एक और काम के लिए मुंतखब किया गया है। जी, मैंने जवाब दिया और वो शख्स आगे बढ़ गया। फिर तकरीबन तमाम लोगों से इसी किस्म के सवालात किए गए जिस तरह के मुझसे किए गए। हमें गाड़ियों में बिठाया गया और गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। ये सफर तकरीबन 4 घंटे का था। ये 4 घंटे गो नाहमवार रास्तों पर तय किए गए थे, लेकिन वो लोग बड़ी बेजिगरी से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। जाने पहचाने रास्ते थे और उन्हें इनका अच्छी तरह अंदाजा था। गाड़ियों के सफर ने बुरी तरह थका दिया। 4 घंटे बाद हम जिस जगह उतरे वो भी समुंदर का एक किनारा था, लेकिन यहाँ बाकायदा आबादी थी। छोटे छोटे मकानात दूर तक बिखरे हुए थे। पता नहीं इन मकानों में कौन लोग आबाद थे। कुर्ब जवार में काश्त भी की गई थी और लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ नजर आते। साहिल पर कई जहाज लंगर अंदाज थे। इस तरफ खासी गहमा गहमी थी। कम अज कम जिंदगी तो नजर आ रही थी। यहाँ मैंने औरतों को भी देखा और बच्चों को भी। गोया यहाँ रहने वाले बाकायदा अपने अहले खानदान के साथ रहते थे। काश इसी जगह मेरा मुस्तकिल तायन कर दिया जाए। कम अज कम ये जहनी कोफ्त तो दूर हो। गालिबन यहाँ इतनी ज्यादा सख्त निगरानी भी नहीं। मुझे नीचे उतारा गया और फिर मुझे एक कार्ड दिया गया और एक छोटे से कच्चे मकान में पहुंचा दिया गया। ये तुम्हारी रिहाइशगाह है। तुम्हारी ड्यूटी बंदरगाह पर लगाई गई है। इस कार्ड को एहतियात से रखना और हर रोज शाम को हेडक्वार्टर में हाजिरी दिया करना। जाओ अब यहाँ से दफान हो जाओ। मैं कार्ड हाथ में लिए उस शख्स को अहमकों की तरह देख रहा था जिसने मुझे हदायत दी थी। मैं हैरान था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसने खड़े देखा तो कहने लगा, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ से ना भाग गए तो मैं ये कार्ड छीनकर तुम्हें कोठरी में बंद करा दूंगा। चलो दफान हो जाओ। मैं कार्ड जेब में रखने के बाद आगे बढ़ गया। जिस जगह को मेरी रिहाइश का बताया गया था वो एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें एक कमरा था और एक अहाता।
अहाते में पानी के बर्तन रखे हुए थे। उस वक्त मेरा जहन मुजस्सम काम नहीं कर रहा था। मैं उनके इस बदले हुए रवैये का सबब मालूम करना चाहता था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। तनबा तकदीर अपने कमरे में दाखिल होकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स मेरे पास आया। चलो काम पर चलो, तुम्हें आज ही से काम करना होगा। मैं बाहर निकल आया। बाहर मैंने और भी तमाम लोगों को देखा जो उसी जगह से लाए थे। थोड़े ही फासले पर एक दराज कामत औरत खड़ी हुई थी। उसने हम में से एक एक के कार्ड देखे और उस पर अपने साइन कर दिए। फिर वो अंग्रेजी में बोली, वो सफ़ेद इमारत देख रहे हो, वहां से तुम्हें राशन मिला करेगा। जिसकी ज़रूरत हो वहां से ले लेना, ठीक है। मुझे मिसिस गेटी कहती हैं। और सुनो, तुम यहाँ आज़ादाना तौर पर हर जगह आ जा सकती हो, लेकिन ये सुन लेना कि अगर कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं खाल उतार कर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगी। आप मुतमईन रहें, हम आपसे मुकम्मल ताउन करेंगे। थोड़ी देर के बाद मिसिस गेटी ने हमें एक जगह पहुंचा दिया जहां लकड़ी की पेटियां रखी हुई थीं, जिनमें से कुछ के तख्ते उखड़े हुए थे। कीलें और हथौड़ा देकर हमसे कहा गया कि इन पेटियों को असरे नौ दुरुस्त करें, और हम अपने काम में मसरूफ हो गए। वक्त ज्यादा नहीं था, 2-3 ही घंटे गुजरे थे कि रात हो गई। मिसिस गेटी ने सीटी बजाई, गोया काम खत्म हो गया। इसके बाद मैंने अपना राशन दूसरे लोगों के साथ हासिल किया और अपने छोटे से कच्चे मकान में आ गया। यहाँ जो कमरा था वो किसी भी तरह जेल की कोठरी से कम नहीं था। घुटा घुटा सा माहौल, बोसीदा फर्नीचर और खाना भी तसल्ली बख्श नहीं था। कम से कम हंसते बोलते इंसान नजर आते थे। दूसरे दिन सुबह जरूरियात से फारिग हुआ, नाश्ता किया और उन लोगों में आज शामिल हुआ जिन्हें बंदरगाह की तरफ हांका जा रहा था। हमारे कार्ड देखे गए और फिर हमें तवीलुल कामत आदमी के सपुर्द कर दिया गया। तवीलुल कामत आदमी हमें लेकर एक बहुत बड़े स्टोर पर पहुंच गया जो समुंदर के किनारे था। यहाँ पेटियों के ढेर लगे हुए थे। हमें हदायत की गई थी कि इन पेटियों में माल पैक किया जाए। ये माल इंतहाई कीमती था। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के साजो सामान जो खूबसूरत पैकेटों में थे, उसके साथ स्पंज के टुकड़े। गोया इस माल को इंतहाई एहतियात के साथ पैक करना था। हमें कंट्रोल करने वाले ने हमारा जायजा लेते हुए कहा, याद रखना, पैकिंग टूटी या ढीली रह गई तो तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। किसी ने कोई जवाब ना दिया और हम सब अपने कामों में मशगूल हो गए। पेटियों का एक बहुत बड़ा ढेर था जिसे पैक करना मामूली काम नहीं था। हम सिर्फ 20 आदमी ही काम कर रहे थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ आने के बाद इन लोगों में कुछ जिंदगी दौड़ गई है। चंद ही रोज में हम सब एक दूसरे से मुतारिफ हो गए। अब यहाँ हम आपस में बात करते रहते। उन लोगों ने मुझे अपने बारे में जो तफसीलात बताई, उन्हें सुनकर मैं हैरान रह गया। ये सब बेचारे जमाने के हाथों सताए हुए लोग थे। अपने अपने बाल बच्चों को छोड़कर नौकरियों की तलाश में घर से निकले, मशरिक वस्ता और दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने नाजायज जराए इस्तेमाल किए थे, इसलिए ये स्मगल होकर मुख्तलिफ हिस्सों में आए थे। कोई कहीं गया और कोई कहीं, और वहां जब हालात का शिकार हो गया तो किसी ने उन्हें सहारा देकर यहां तक पहुंचा दिया। लालच मुलाजमत का भी था और अच्छी खासी तनख्वाह की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी तकदीर स्याही बन रही है। उन्हें इस जजीरे पर भेज दिया गया और तवील अरसे से वो ये सब कुछ काम कर रहे थे और यहाँ जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे थे। अलबत्ता इन्हें कुछ सहूलतें हासिल थीं। मसलन ये कि इन सब ने अपने अपने पते दिए थे और उन पतों पर इनके अहले खानदान को बाकायदा तनख्वाहें भेजी जाती और उनकी रसीदें इन्हें मिल जाती। कम से कम यही इत्मीनान था इन बेचारों को कि कुछ न कुछ तो अहले खानदान को जा ही रहा है। अब ये दूसरी बात है कि ये खुद हमेशा के लिए महरूम हो गए थे। जब तक जो जिंदा है, काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह मिल रही है और उसके अहले खानदान को जा रही है। जो मर जाता है उसकी लाश उठाकर समुद्र में फेंक दी जाती है। इंसानी जिंदगी की कदर कीमत इससे ज्यादा नहीं थी। सारे के सारे दुखी लोग थे और अपने दुख एक दूसरे को बताकर दिल की भड़ास निकाल लिया करते। एक दिन छुट्टी होती थी और उस दिन हमें इधर उधर घूमने और गपशप में दिन गुजारने की इजाजत होती। जब इस बंदरगाह पर काम करते करते 3-4 हफ्ते बीत गए तो मैं सोचने लगा कि मेरा मिशन तो ये ना था। जिंदगी अगर यहीं गुजारनी थी तो फिर जिंदा रहने का फायदा क्या। इससे तो बेहतर था कि खुदकुशी कर ली जाए। कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। यहाँ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या कदम उठाया जाए। तहद्दे निगाह तवील और ही समुंदर था और इस समुंदर में सफर करने का तस्वुर भी जानलेवा था, लेकिन जजीरे पर भी तो मौत ही मौत थी। आखिर क्या किया जाए। बिलाखिर मैंने उनमें से चंद लोगों का इंतखाब किया जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना थे। मैंने सोचा कि इन लोगों से बात करूं और उनसे कहूं कि क्या वो यहाँ पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा कर चुकी हैं या यहाँ से फरार होने की ख्वाहिश भी किसी के दिल में बाकी है। 3 आदमियों ने तो कान पर हाथ रखे और मुझे बताया कि फरार होने की कोशिश करने वालों का यह हशर होता है कि दूसरों को उससे इबरत हासिल हो जाती है। मसलन एक शख्स का उन्होंने जिक्र किया जिसने कश्ती बनाकर फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन उसे समुद्र में पकड़ लिया गया और फिर उसके बदन पर हंटर मार मार कर पूरी खाल उधेड़ दी गई, यहाँ तक कि उसका सारा बदन जख्मों से सड़ गया।
इलाज के लिए डॉक्टरों को मना कर दिया, जबकि यहाँ दूसरे लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद थे। इसी तरह वह मर गया और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई। इसी सोच में वक्त गुजरता रहा। 2 आदमी अलबत्ता मेरे हमनवा बन गए। उनमें एक बूढ़ा रेक्सन था जो देसी ईसाई था। दूसरा एक नेपाली नौजवान था जो छोटे से कद का मजबूत आदमी था। इन दोनों ने फरार के लिए आमादगी का इजहार किया, लेकिन बूढ़े ने कहा, दोस्त, फरार की कोशिश की जा सकती है, इस तसव्वुर के साथ कि अगर जिंदा रहे तो बचकर कहीं पहुंच जाएंगे, वरना समुद्र की मौत इस जजीरे से ज्यादा कारगर होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात से आगाह कर दूं। क्या मिस्टर रेक्सन? मैंने सवाल किया। तुम फरार की जो कोशिशें करो बिल्कुल ही अपने तौर पर करना। अगर किसी को अपना राजदार बनाने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। यहाँ इन मजदूरों में, बल्कि मुमकिन है हमारे इन साथियों में भी मुमकिन है उनके आदमी भी हों। क्या मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ काम करने वाले कैदियों में अपने आदमियों को भी शामिल कर देते हैं ताकि कैदियों की दिली कैफियत से आगाह रहें। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं ज्यादा लोगों को अपना राजदार नहीं बनाऊंगा, मैंने जवाब दिया। हम तीनों अपने तौर पर मुख्तलिफ प्लानिंग करते रहे। नवंबर के आखिर में हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। बूढ़ा रेक्सन सर्दी और बुखार का शिकार हो गया और 1 हफ्ते के अंदर वो मर गया। अब मेरा नेपाली दोस्त रह गया था, लेकिन बदनसीबी ने उसे भी मुझसे जुदा कर दिया। उसकी किसी शख्स से लड़ाई हो गई थी, दोनों में शदीद जंग हुई और दूसरे कैदियों ने उसे छुरा मारकर हलाक कर दिया। दूसरे कैदी को यहाँ से हटाकर कहीं कैद कर दिया गया। उसका क्या हुआ वो मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन वो मेरे दोनों दोस्त जो मेरे राजदार थे मौत की आगोश में जा सोए। एक बार फिर मायूसी मेरे दिल में घर कर आई। एक रोज जब मैं काम पर जाने के लिए ट्रॉली पर बैठा तो मैंने देखा कि वो सब मजदूर जो ट्रॉली पर सवार हैं मेरे लिए अजनबी हैं। ये मजदूरों का नया ग्रुप था जो शायद पहली बार बंदरगाह पर भेजा जा रहा था। ये लोग निहायत बेफिक्री से गुलगपाड़े और धींगा मुश्ती में मसरूफ थे। बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उस रोज मेरी ड्यूटी एक जहाज पर लगाई गई जो बंदरगाह पर आया था। जहाज के लिए माल पैक हो रहा था। मैं चूंकि पुराना आदमी था इसलिए यहाँ मेरी हैसियत जरा बढ़ा दी गई। जो सामान इन पेटियों में पैक हो रहा था उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। यह असलहा था, हल्का और भारी असलहा, जिसमें स्टेन गन्ने और पिस्तौलें और गोला बारूद था। काम की ज्यादती थी और मुझे हदायत कर दी गई थी कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो पैकिंग करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जहाज पर माल लादकर उसे बहुत जल्द रवाना करना था। बड़े ही पेटियां बना रहे थे और मैं अपनी निगरानी में उन पेटियों को पैक करवा रहा था। मुझे यही फौकियत दी गई थी कि मैं उस वक्त सिर्फ निगरान बना दिया गया था। मैंने अपना काम तेज रफ्तारी से शुरू करा दिया। मैं इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखकर इनकी तवज्जो हासिल करना चाहता था ताकि मुझे फरार के लिए आसानियां फराहम हो जाएं। नई मजदूरों की खीप में एक पस्ता खामद शख्स मेरी तवज्जो का बायस बना। ये बढ़ई था और मैंने उसे इस नए ग्रुप में बड़ी तेज रफ्तारी से काम करते हुए पाया। 1-2 बार उसे अलग ही हुई थी। स्याह बालों वाले इस भारी भरकम बढ़ई का नाम ग्रेचर था। वो बहुत मेहनती और मंजा हुआ कारीगर था। जहाज पर पहुंचते ही हम दोनों काम में जुट गए। थोड़ी देर बाद हमने महसूस किया कि ग्रेचर कुछ बेचैन और घबराया हुआ है। उसके हाथों की जरबें सही जगह नहीं पड़ रही थी। मैंने उसे इस बेचैनी का सबब पूछना चाहा, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया। फिर मैंने एक शतीर काटा और ग्रेचर ने उसे तिकोनी शक्ल में जोड़कर एक क्रेट के निचले हिस्से में नस्ब कर दिया ताकि वो हिल ना सकें। क्रेटों की भारी तादाद उतारी जा रही थी, लिहाजा हमने मोटी मोटी खिड़कियों के चौखटे बनाकर क्रेटों को उनमें सजाना शुरू कर दिया। मैं 4 इंच मुरब्बा की लकड़ी आरे से काट रहा था कि ग्रेचर चुपके से एक तरफ खिसक गया। चंद लम्हे बाद मैं भी उसके पीछे हो लिया। ग्रेचर इतनी देर में जहाज के दूसरे अर्शिया पर पहुंच गया जहां असलहा जमा किया जा रहा था। मैंने देखा कि ग्रेचर एक खाने में धात का बना हुआ लंबूतरा सा डब्बा ठोंक रहा था। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसने हथौड़ा पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंक कर मारा। मैं अगर उछलकर एक तरफ ना हो जाता तो मेरी खोपड़ी में पैवस्त हो जाता। हथौड़ा सामने रखे हुए एक शतीर में पैवस्त हो गया। वो फिर खूंखार अंदाज में खड़ा हो गया। वो मुझ पर हमला करने का इरादा रखता था। क्या करते हो, पागल हुए हो? जरा मेरी बात तो सुन लो, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन वो वाकई गुस्से से पागल हो रहा था। दूसरे लम्हे उसने घुराई हुई आवाज निकाली और मुझ पर हमला कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा और करीब पड़ा हुआ एक शतीर उठाकर मारा। मैंने ये वार भी खाली कर दिया। अब उसने खुद किसी जंगली भैंसे की तरह मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन मैं मुस्ताद था। दाएं हाथ का घूंसा मैंने पूरे जोर से उसके पेट पर मारा और वो दोहरा हो गया। मेरा दूसरा मुक्का उसकी ठोड़ी पर पड़ा, फिर तीसरा और चौथा। वो तेवरा कर गिरा, लेकिन फिर फौरन ही उठा। उसके मुंह और नाक से खून की तुलियां जारी थीं। मैंने उठते ही बिफरे हुए चीते की तरह छलांग लगाई, लेकिन अब मैं पूरी तरह मुस्ताद था। हरचंद कि वो भारी भरकम और ताकतवर आदमी था, लेकिन इस दफा मैंने उसे फर्श पर लिटा दिया। मैंने अच्छी तरह उसकी मुरम्मत कर दी। जब मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया है तो मैंने जल्दी से एक खास क्रेट उस पर रख दिया और उस धात के डब्बे को उखाड़ कर देखा जिसमें टाइम बॉम्ब छुपा हुआ था। मैंने यह टाइम बॉम्ब करीब ही पानी से भरे ड्रम में फेंक दिया और इसके बाद मैंने 3-4 खाली क्रेट ग्रेचर पर गिरा दिए।
फिर हलक फाड़कर चीखा, बचाओ बचाओ। ऊपर खड़े हुए 2-3 आदमी आवाज सुनकर नीचे की तरफ आए और फिर मेरे करीब पहुंच गए। क्यों गधे की तरह चिल्ला रहे हो? उनमें से एक ने कहा। मेरा साथी क्रेटों के नीचे दब गया है। ये सुनते ही उन्होंने ग्रेचर की जानिब देखा और फिर दूसरे लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगे। कई और अफराद दौड़ते हुए यहाँ पहुंच गए, जिनमें कुछ मजदूर भी शामिल थे, और फिर वो क्रेट उठाने लगे। जब आखिरी क्रेट उठाया गया तो उसके नीचे से ग्रेचर बरामद हुआ और काफी जख्मी लग रहा था। कैसे दब गए ये क्रेटों के नीचे? एक स्मगलर ने पूछा। हम नीचे काम खत्म करके ऊपर आए और इन क्रेटों के लिए ब्रैकेट बना रहे थे कि अचानक खाली क्रेट ऊपर आ पड़े। कैसे बेपरवाही से काम करते हो तुम? बेचारा बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूं, मैंने कहा। और यहाँ काम तुम्हारा बाप करेगा? उसने मुझे घूर कर देखा। इतने में एक और मजदूर बोल पड़ा, आप इन्हें डॉक्टर के पास जाने दें, मैं यहाँ काम करूंगा। मैं बढ़ई का काम जानता हूँ। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, मैंने कराते हुए कहा। इसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, इसे होश आ रहा है, एक मजदूर ने कहा। मैंने झुककर ग्रेचर के जख्मों से खून पहुंचना शुरू कर दिया और उसे फौरन ही बातों में लगा लिया ताकि वो बोल ना पड़े। बहुत हौलनाक हादसा पेश आया है तुम्हें, क्या तुम चल सकते हो मेरे दोस्त? मैंने सवाल किया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि इधर उधर देखकर उसने हालात को समझ लिया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, मैंने कहा, और उसने गर्दन झुका दी। मैंने उसे सहारा दिया और उसने अपना बाजू मेरी गर्दन में डाल दिया। वह टाइम बॉम्ब मैंने पानी में फेंक दिया है। मैंने उसके कान में कहा, खुदा के लिए चुप रहो। ग्रेचर बुड़बुड़ाया, मैं अब बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तुम्हारी मेहरबानी से थोड़ा सा खून निकला है और 2-3 दांत उखड़े हैं। मैंने आस्तीन से हाथ पहुंचते हुए कहा, बराहे करम मुझे तन्हा छोड़ दो। बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाना चाहता हूं ताकि हम इत्मीनान से बात कर सके। बस मुझ पर इसी तरह झुके रहो और अपने चेहरे पर तकलीफ के आसार पैदा कर दो ताकि वो तुम्हें जख्मी समझें। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? ग्रेचर ने पूछा। मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हारा शरीक हूं, मैंने जवाब दिया, और ग्रेचर को जैसे बल्कि झटका लगा। वो मुझे छोड़कर यूं परे हट गया जैसे मैं कोई भूत हूं। क्या बकते हो? उसने कहा। शोर ना मचाओ यार, वरना ये सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। फिक्र न करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और वो सब कुछ करना चाहता हूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हा तक गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर मेरा सहारा लेकर चलने लगा। हम दोनों खामोशी से वहां से बाहर निकल आए। बाहर आकर वो कहने लगा, मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर जाकर हम ट्रॉली में बैठ गए और ट्रॉली ने हमें एक खास मुकाम पर उतार दिया। यहां से हमें पैदल चलना था। चंद कदम चलने के बाद वो मेरे साथ एक इमारत में दाखिल हो गया। ये कच्ची इमारत शायद उसका अपना घर ही था, लेकिन अंदर कई और अफराद मौजूद थे। उन्होंने ग्रेचर को देखा और मुतहय्यराना अंदाज में खड़े हो गए। ये मेरा दोस्त है, ग्रेचर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम तो खासे जख्मी नजर आ रहे हो। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी मरहम पट्टी का बंदोबस्त कर दो। और सुनो, तुम बैठो, मैं मरहम पट्टी करा कर आता हूं। ग्रेचर ने मेरी तरफ देखकर कहा और मैं वहीं बैठ गया। इमारत खासी वसी और रीज थी। वो लोग ग्रेचर को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मेरे पास 3-4 आदमी बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक आदमी अंदर आया और उसने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। वो मुझे लेकर एक कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल हुए तो एक कद्दे-आवर और लहीम शहीम आदमी ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही 3-4 आदमी मेरी तरफ लपके और मेरी लातों और मुक्कों से तवाज़े शुरू कर दी। मैं हैरान रह गया। उनके मारने के अंदाज से पता चलता था कि ये लोग जान लेकर ही रहेंगे। मैंने बेहोश हो जाना ही मुनासिब ख्याल किया और जानबूझकर बेहोश हो गया। ये लोग आपस में बातें करने लगे। मेरा ख्याल है इसे खत्म कर दिया जाए। नहीं, अभी नहीं। इसे अंदाजा तो हो गया होगा कि ये गलत लोगों में आ फंसा है। हम इसे मालूम तो कर लें कि ये क्या करना चाहते हैं। यह भी मुमकिन है कि ये ठीक आदमी हो और हमारे मिशन में शरीक होना चाहता हो। ग्रेचर की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन यह भी मुमकिन है कि ये कोई स्मगलर का साथी हो और हमारी टो लेना चाहता हो। यक मैंने आंखें खोल दी और वो सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। फिर उनमें से एक ने कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर देंगे। गधे हो तुम सब। अगर मैं ग्रेचर से दुश्मनी रखता या उसके खिलाफ कुछ करना चाहता तो वो बम जाया करने की कोशिश क्यों करता जो उसने नीचे क्रेट में फिट किया था? मैं तुम लोगों के साथ शरीक हूं। तुम्हारा जो भी मिशन है, मैं उसमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। तुम क्या जानो कि हमारा कोई मिशन है? बेवकूफ़ी की बात नहीं है सब तुम्हारी। क्या ग्रेचर वो बम बिला वजह उस जगह रख रहा था? मैंने कहा और वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, और अब तुम उन लोगों के दरमियान वापस गए तो उन्हें हमारे बारे में बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उन लोगों से नफरत है। तुम्हारे ख्याल में हमारा मिशन क्या हो सकता है? यहाँ काम करने वालों के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच सकता हूँ। मैंने कहा, क्या? यही कि तुम लोग भी मेरी तरह यहाँ से फरार होना चाहते हो। मैंने जवाब दिया और वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे हैरत हुई, गोया उनका कोई और मिशन भी है इसके अलावा।
फिर उनमें से एक ने कहा, तो तुम यहाँ से फरार होने के ख्वाहिशमंद हो? बेशक, यहाँ कौन है जो अपनी मर्जी से रहना चाहे? और अगर तुम्हें यहाँ से फरार करने में मदद मिल जाए तो? पता नहीं तुम लोग किस किस्म की बातें कर रही हो। अगर तुम्हारा मिशन इसके अलावा भी कुछ है तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, अगर यहाँ से फरार होने के सिलसिले में तुम लोग मुझे कुछ मदद दे सको तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सोचना पड़ेगा इस बारे में। क्यों ग्रेचर, तुम्हारा क्या मशवरा है? उनमें से एक ने ग्रेचर से सवाल किया, जो एक अंदरूनी दरवाजे से निकलकर एक कोने में आ खड़ा हुआ। ग्रेचर चंद लम्हात मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, अगर खतरा मोल लेना चाहते हो तो कोई हर्ज नहीं। वैसे इस एक शख्स को मारने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। खतरा तो यह है कि यह हमारे बारे में इन लोगों को बता देगा। मैंने कहा ना कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो उन लोगों से नफरत करता हूं। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा, एक आदमी ने फैसलाकुन लहजे में कहा। कैसा इंतजार? हम तुम्हें जो कुछ बताएं वो करते रहो और उन लोगों को इसका पता न चल सके। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उनका वफादार बनने की कोशिश की और कोई ऐसी हरकत की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ठीक है? यहाँ तो हर शख्स कत्लो गारत कर ही की धमकी देता है। मैं अपने तौर पर कुछ नहीं करूंगा। मैंने तो यही सोचकर इस शख्स की मदद की थी कि यह तन्हा है और यकीनन यहाँ से फरार होने का इरादा रखता है। ये शख्स जो कुछ भी है और जो कुछ कर रहा है उससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता हम वादा करते हैं कि किसी मुनासिब मौका पर तुम्हें फरार करा देंगे। लेकिन यूं समझ लो कि इन जहाज़ों पर काम करने वाले हमारे आदमियों में तुम्हारा शुमार भी होगा। मैं खलूसे दिल से तैयार हूं। ग्रेचर, मेरा ख्याल है यह खतरा मोल ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर अब इस शख्स को जहाज पर पहुंचा दो, ख्वामखा इसकी तलाश होगी। उनमें से एक आदमी ने कहा और ग्रेचर तैयार हो गया। हम दोनों वहां से निकल आए। ग्रेचर के चेहरे पर पट्टियां वगैरह चिपका दी गई थी। थोड़ी देर के बाद हम फिर वापस जहाज पर पहुंच गए और दोनों ही अपने काम में मसरूफ हो गए। छुट्टी हुई तो ग्रेचर ने मुझसे कहा, शाम को 7 बजे मैं तुम्हारी रिहाइशगाह पर आऊंगा। मुझे खामोशी से उसके बारे में बता दो। और मैंने ग्रेचर को अपनी रिहाइशगाह की तफसील बता दी। रिहाइशगाह पर आने के बाद मैं गौर खौज में डूब गया। गोया ये लोग फरार होने का इरादा नहीं रखते, इनका कोई बाकायदा गिरोह था यहाँ। तो फिर क्या कर रही हैं? ग्रेचर इन क्रेटों में बम क्यों फिट कर रहा था? क्या मकसद था उसका? और मैंने अंदाजा लगाया कि फरार के अलावा इनका और भी कोई मकसद है।